और ये प्लासेंटा है ना आपको ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, ठीक है, और यूटेरस के टिश्यू से बनता है। दोनों का ही दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। प्लासेंटा अगर बनाया जाए तो प्लासेंटा माँ के आपको टिश्यू से मतलब इंडोमेट्रियम के दीवार से और ट्रोफोब्लास्ट के कोरियोनिक विलाई नाम के टिश्यू से ये तैयार होता है, ठीक है। पूरा ट्रोफोब्लास्ट नहीं तैयार होता है, बस कोरियोनिक विलाई वाला हिस्सा तो देखते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या डिजिट बनाता है, इंटर डिजिट जो इंडोमेट्रियम के डिजिट के साथ क्या होता है ना, कंबाइन कर जाता है। फ्यूचर में ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं ना, प्लासेंटा के नाम से। प्लासेंटा में एक यूनिक चीज क्या देख रहे थे हम लोग कि सर ये तो ट्रांसपोर्ट में तो मदद कर ही रहा है, साथ साथ इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड है ना जी। ये इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी ये काम करता है जी, इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी ये काम करता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है सर, हार्मोन बनाना। प्लासेंटा 5 तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है, ये पांचों माँ के ब्लड में डालता है। उस दिन से बता रहे हैं पांचों का काम क्या होता है सर, आपको प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना होता है। कुछ लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आता है, पहला तो शुरू से रहता है, प्रोजेस्टेरॉन हुआ है ना, एस्ट्रोजन हुआ, एसटीजी हुआ, एसटीजी ये सब शुरू से ही रहता है। पर एचपीएल और रिलैक्सिन हार्मोन लास्ट के दिनों में आता है, प्लासेंटा के अंदर में बनता है। ये ऐसा काम मिल्क बनाना होता है, ये है ना आपको फीटस को बॉडी से बाहर आने में मदद करता है, मतलब पार्चुलेशन में मदद करता है रिलैक्सिन हार्मोन। आज जानेंगे कैसे ये रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है, ठीक है। इधर से ठीक है, तो प्लासेंटा जो देखते हैं हम लोग है ना, तो प्लासेंटा क्या करता है सर, आपको बैरियर के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज जी, प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज बैरियर, ये आपको हम कल बता रहे थे कि बैरियर की जैसा भी आपको ये काम करता है। एक बार याद कीजिए, हम आप लोगों को बताए थे क्या कि जब लड़की माँ के गर्भ में रहती है तभी से ही उसमें ओवम बनने की शुरुआत हो जाता है, क्योंकि सर तब से लेके लास्ट तक है ना प्रोजेस्टेरॉन आपको सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्या रहता है डिलीवरी, मतलब ये एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट होता है सर। ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल बॉडी में क्या करता है, ओवम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। 7 मंथ आते आते है ना जी, प्रोजेस्ट इसका कम हो जाता है मात्रा, और इसका मात्रा और बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ओवम बनना थोड़ा देर के लिए रुक जाता है। याद कीजिए, हम लोग वो बताए थे ना कि माँ के गर्भ में जब वो लड़की रहती है तो प्राइमरी oocyte तक बन जाता है, प्राइमरी oocyte का मियोसिस तक कर लेता है, हल्का फुल्का मियोसिस भी हो जाता है, क्योंकि फीमेल बॉडी में अभी भी क्या है, फीमेल हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चे के भी ओवरी पे भी, ठीक है, मतलब एक्सेस हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, थोड़ा बहुत लीक करके थोड़ा बहुत आपको ब्लड के जरिए बच्चे को ओवरी तक चला जाता है। बच्चे के अंदर में क्या करता है, ओजिनेसिस स्टार्ट करा देता है, ठीक है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है ना, ओजिनेसिस स्टार्ट इन फीटस। बट सर ये कंटिन्यू नहीं कर पाता है, क्योंकि 7 मंथ आने के बाद है ना जी, इस प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकलने लगता है, और प्रोजेस्टेरॉन नया आपको फॉलिक्यूल को डेवलप करने से रोकता है ज्यादा। प्राइमरी oocyte फॉलिक्यूल जो है, या आपको नहीं कहते ओजिनेसिस, या ओजिनेसिस जो होता था प्राइमरी oocyte तक आता था है ना, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। नया आपका देखिए प्राइमरी oocyte भी आपको नहीं बनेगा जब ना एक सिक्रेटरी फेज आता था, याद रखिए, जब मेस्टोसाइकिल में हम लोग पढ़ रहे थे तो मेस्टुरेशन होता था, तो उसके बाद है ना आपको प्रोलिफरेटिव फेज होता था और सिक्रेटरी फेज होता था, ठीक है। सिक्रेटरी फेज के दौरान कोई फॉलिक्यूल डेवलप नहीं करता है। सिक्रेटरी फेज में कौन सबसे ज्यादा निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सबसे ज्यादा निकल रहा होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो सर ओजिनेसिस को क्या करता है, रोक देता है। इसीलिए फीमेल में 3-4 महीना, शुरुआती जो 3-4 महीना रहता है या 6 महीना रहता है, तभी तक क्या चलता है, प्राइमरी oocyte बनता है। 6 मंथ के बाद ना जी प्राइमरी oocyte बनना रुक जाता है, मतलब 7 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ के मंथ में क्या देखते हैं, कोई प्राइमरी oocyte नहीं बनता है, ना ही आपको प्राइमरी oocyte आगे जाके डिवाइड करता है, ठीक है। ये सब किसके वजह से हो रहा होता है, इफेक्ट, साइड इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो ये लड़का रहता है माँ के घर में, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि लड़कों पे ना प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। समझा ना जी, लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए होता है उसके लिए भी, ठीक है, जो कि प्रोवाइड नहीं होता है माँ के द्वारा भी, ठीक है। तो जब कोई लड़की माँ के घर में रहती है तो तभी से ओवम बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि सर प्लासेंटा और कॉर्पस लूटियम दोनों मिलकर के प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। शुरुआती दिनों में है ना एस्ट्रोजन की मात्रा कुछ ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द क्या रहता है, प्रोजेस्टेरॉन की तुलना में। तो ग्राफ देखो ना,
ग्राफ देखिएगा उसका मेस्टोसाइकिल का, तो ऐसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा है, लेकिन हल्का दिन के लिए घट भी गया है, एस्ट्रोजन फिर बढ़ने लगा है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब एस्ट्रोजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ताकि सर क्या रहे, अटैचमेंट बनाए रखे, म्यूकस से ज्यादा सिक्रेशन करेगा और बच्चे को क्या कर देगा, कवर करके रखेगा जी, ठीक है। मतलब ये वाला हैंड में देखिए ना, मेस्टोसाइकिल का फोटोग्राफ में आपको ये बना होगा जी, ठीक है। ये कंटिन्यू रहता है कि जब 7 मंथ का गर्भ आता है तो 7 मंथ के आसपास फिर प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है ना, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। अभी तो लोगों को पता चलेगा 7 मंथ के बाद ऐसा क्यों हो जाता है, लेकिन अभी ये जानिए कि सर फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद, इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हल्का फुल्का कम जाता है और एस्ट्रोजन क्या होता है सर, बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का काम देखो, ब्लड सप्लाई तो दे ही दिया वो, लेकिन सर उसके बाद आप क्या होता है, फिर उसका मेन काम किसका हो जाता है, एस्ट्रोजन का। ये बच्चे को अपने माँ की दीवार से अटैच रहने में मदद करता है जी, ठीक है। तो ये एक लॉजिक हो गया जी, ठीक है, जो है ना प्राइमरी oocytes फॉर्मेशन करवाता है फीमेल में जी। तो प्लासेंटा के बारे में बात कर चुके हैं अब हम लोग। प्लासेंटा के अलावा बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं, वो भी क्या होता है, बढ़े रहते हैं माँ के बॉडी में भी, ताकि बच्चे को क्या हो, फुल सपोर्ट मिल सके। जैसे हम थायराइड हार्मोन की बात करें, है ना, पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें, जो भी ब्रेन से निकलने वाला हार्मोन है ना, प्रेग्नेंट लेडी में सारे हार्मोन उस टाइम में क्या रहता है, बढ़ा रहता है जी, ठीक है। उसके बाद किडनी से निकलने वाला एवरी टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑल्सो इंक्रीजेस सेवरल टाइम्स देन नॉर्मल, है ना। इसलिए कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को, है ना, जब आपको नहीं कि प्रेगनेंसी का जब पीरियड रहता है उस दौरान उसको ज्यादा डाइट लेना चाहिए, क्योंकि हार्मोन एक्स्ट्रा बन रहा होता है जी। और हम पहले भी बोल चुके हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके कंट्रोल में है, हार्मोन के कंट्रोल में है जी, ठीक है। दिमाग लगा रहे हैं क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा टर्म सब था प्लासेंटा और हार्मोन सबको लेकर के। एक मेडिकल में क्वेश्चन पूछे हुआ है, कौन ऐसा हार्मोन है जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या आपको एचसीजी, है ना, एचसीजी, एचपीएल, एचपीएल है, और क्या रिलैक्सिन हार्मोन है, ठीक है। ये ऐसे 3 ऐसे हार्मोन है जो क्या होता है सर आपको ना, ये तीनों हार्मोन आपको प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। मेडिकल में क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछे हुआ है, ये हार्मोन तभी देखने को मिलता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो, नहीं तो उस टाइम उसके अलावा कभी और ये नहीं बनता है, ठीक है। ये हार्मोन ब्लड में तभी दिखाई देगा जब ये फीमेल आपको क्या प्रेगनेंसी एचसीजी तो जान ही रहा है फुल फॉर्म इसका। एचसीएल का काम होता है मिल्क बनाने से, रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है सर आपको, है ना, ये आपको जब बच्चे का डिलीवरी होता है तो प्यूबिक बोन को हटाता है सर, ताकि बच्चे को बाहर आने में मदद कर सके जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग अब नया टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फ्लूइड। प्लासेंटा की बात कर लिए जी, साथ में रीडिंग मानेंगे तो प्लासेंटा आ जाएगा टॉपिक में, है ना। प्लासेंटा में जितना बार बात करना था सब बता दिए, है ना। प्लासेंटा एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, वीवीआई मानिएगा उसको ऑब्जेक्टिव लेयर से क्वेश्चन में, है ना। सीबीएसई में भी 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन पूछ दे या 2 मार्क्स टाइप, है ना जी। अब नया टॉपिक आ रहा है, नया दौर, है ना, जिसका नाम क्या आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, है ना जी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देखिए जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा लेयर भी बनने लगता है। एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि उस टाइम में यूज होता है सर, डिलीवरी के बाद इस सब का कोई यूज नहीं होगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, एक खास तरह का आपको परत है सर, ठीक है। और ये परत क्या करता है सर आपको, है ना, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है सर, वो स्ट्रक्चर समय तक ही रहता है, फिर उसके बाद उसका दो आपको डिजोल्व होता है या डिलीवरी के बाद उसका काम नहीं होता जी। सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 है जी, चारों का नाम आप लोग को याद रखना, आउट ऑफ सिलेबस फील होगा, और मेडिकल 2018 में क्वेश्चन पूछा है इसको, इस चैप्टर में था, वो आउट ऑफ सिलेबस से पढ़िए, है ना। और इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, 4 लेयर होता है सर। एक क्या होता है सर आपको एमनियन होता है, एमनियन, है ना जी। एक क्या होता है सर आपको एलेंट्वाइस होता है, ठीक है, एलेंट्वाइस, एलेंट्वाइस। एक है कोरियोन, कोरियोन होता है, ठीक है। एक क्या देखते हैं हम लोग, है ना जी, आपको यॉक सैक देखते हैं, यॉक नहीं यॉक सैक, यॉक सैक भी होता है जी, ठीक है। 4 एक्स्ट्रा चीज है, जब बच्चा माँ के गर्भ में, तो चारों का कुछ ना कुछ रोल होता है। डिलीवरी के बाद इस चारों का रोल क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। और इसमें से कौन ऐसा चीज है जो प्लासेंटा के द्वारा बनाया जाता है, ये दोनों चीज प्लासेंटा के द्वारा बनाया जाता है, प्लासेंटा बनाता है, ठीक है। और ये जो देखते हैं एमनियन, ये इक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाता है, इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म बनाता है, मीजोडर्म बनाता है, ठीक है। यॉक जो है ना सर, ये ओवम का आपको एक्स्ट्रा मटेरियल, ओवम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिपिड है, ओवम का एक्स्ट्रा लिपिड है, ठीक है। ये आपको यॉक है ना जी, ओवम फीमेल गैमेट था ना, उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो स्टोरेज एरिया होता है, वो यॉक कहलाता है, यॉक सैक, है ना जी, यॉक सैक है, नॉट यॉक, है ना। एक्स्ट्रा लिपिड कंटेनिंग सैक, लिपिड कंटेनिंग कंटेनिंग सैक, है ना। चलो ना जी, नॉर्मल एक जो देखते हैं उसमें येलो रंग का हिस्सा देखते हैं ना, वही येलो जो है सर, ठीक है, ये ना रखता है फ्यूचर के लिए बच्चे खाने के लिए,
है ना, लेकिन हम लोग में तो ब्लड कहाँ, ब्लड से ना खाना मिल जाता है, इसलिए इसका रूल खत्म हो जाएगा। देखिए थोड़ा शुरू करते हैं इसको भी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन समझिए, अभी मेडिकल में देखिए कौन कौन बनाया। इसका काम क्या है सर, आपको ये सिक्रीट करता है सर, आपको सिक्रीट एमनियोटिक फ्लूइड, है ना जी, एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रीट करता है। और एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है सर, आपको शॉक एंड जर्क से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम शॉक एंड जर्क, प्रिवेंट प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉम शॉक एंड जर्क ना जी, ये शॉक झटका से ये बचाता है, शॉक एंड जर्क से बचाता है, ठीक है। इसके बाद है ना जी, कोरियन एलेंटोइस, एलेंटोइस का क्या काम है जी, एलेंटोइस एक ब्रीदिंग ऑर्गन है, इलेक्ट्रोलाइट ब्रीदिंग ऑर्गन है, सांस लेता है, जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो इसी की मदद से सांस लेते रहते हैं, ठीक है। लंग्स बनता है 7वां महीना में जाकर, जब हम लोग माँ के गर्भ में आपको जब 7 मंथ के आसपास रहते हैं तब जाकर के आपको लंग्स बनता है, ठीक है। उससे पहले लंग्स क्यों नहीं बन रहा था, कोई जरूरत ही नहीं उसका, क्योंकि हम ब्लड से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं ना, जो क्या नाम है अम्बिलिकल कोट होता है, उस रास्ते से ऑक्सीजन जा रहा होता है। किलोडाइजन क्या बताना चाहिए हमको, तो सेल को ऑक्सीजन देना ना, अपने आप को छोड़े रखना है, ठीक है। तो सेल को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा होता है, सेल को ऑक्सीजन मिल रहा होता है ब्लड के जरिए, कुछ और भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चाहिए तो एलेंट्रॉइस ला के देगा उसको, ब्रीदिंग ऑर्गन के तौर पे काम करता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, कोरियन, ये प्रोटेक्शन में काम करता है, सबसे आउटर लेयर होता है, ये आपको क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है बच्चे को, मतलब डबल लेयर का प्रोटेक्शन हो गया, एक एम्ब्रियन का प्रोटेक्शन हुआ और एक साथ साथ कोरियन का प्रोटेक्शन होता है। यॉर्क सैक क्या करता है सर, यॉर्क सैक शुरुआती दिनों में आता है सर, और शुरुआती दिनों में ब्लड बनाने में लगता है, इनिशियल डे ब्लड फॉर्मेशन, इनिशियल डे, कभी बोन मैरो नहीं ना बना है, इनिशियल डे का आपको आरबीसी यानी ब्लड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफाइसिस या ना आपको ब्लड फॉर्मेशन में ये मदद करता है। लेकिन 2 महीना के आसपास आते आते ना यॉर्क सैक डिस्ट्रॉय मतलब डिसअपियर कर जाता है। यॉर्क सैक हम लोग में जो आता है शुरुआती 1-2 महीने के लिए रहता है, उसके बाद परमानेंटली नहीं रहता है, ठीक है। यॉर्क सैक खत्म हो जाता है, यॉर्क सैक बोल रहे हैं, यॉर्क नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। यॉर्क मतलब क्या है, येलो रंग का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा होता है, पर थोड़ा बहुत ही है जी, ठीक है। और क्यों थोड़ा बहुत है सर, क्यों नहीं इसका रोल है बहुत ज्यादा, जवाब है कि हम लोग माँ के ब्लड से ही सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए यॉर्क सैक का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर मुर्गी, सांप हो या मेढक हो, उन लोगों में यॉर्क सैक बड़ा रोल निभाता है, उन लोगों में खाने पीने के लिए वहीं से आपको खाना पीना सबको मिल रहा होता है जी, ठीक है। अब शुरू करते हैं रियल पिक्चर के साथ, है ना जी। टॉपिक का नाम क्या, आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, मेडिकल में पूछ सकता है, 2018 मेडिकल में एमनियन के बारे में पूछा था, कुछ भी आ सकता है। देखते पहले रियल में कौन चीज कहाँ पे मौजूद होता है, उसके बाद हम लोग है ना इसको डिस्कस करेंगे कहाँ पे आपको दिखाई देता है जी, ठीक है, ये वाला फीचर, ठीक है। 1 मिनट। तो हम बोले थे कि आपको जो फीटस 20 से 22 दिन का रहता है ना जी, 20-22 दिन के आसपास आ जाता है, तब उसमें आपको प्लासेंटा आ जाता है। और प्लासेंटा जब आता है सर, ठीक है, तो अपने साथ है ना बहुत सारा स्ट्रक्चर भी लेके आता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे है प्लासेंटा, है ना जी। प्लासेंटा क्या करता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, आपको अम्बिलिकल कोड जुड़ा रहता है। ये अम्बिलिकल कोड की लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होता है, और इसमें बहुत सारा ब्लड पाइप सब रहता है, ठीक है, जो प्लासेंटा के बाद आकर के फैल जाता है पूरी तरह से, और यहीं से आपको क्या होता है, बच्चा अपने माँ से जुड़ा रहता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये बच्चा अपने माँ से आपको अटैच रहता है ना, पैर वगैरह भी होगा इसमें, ठीक है। और हम बताना चाह रहे थे कि आपको कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, अगर माँ को झटका लगता है या शॉक लगता है या पंच लगता है आपको, है ना जी, तो उस पंच को बर्दाश्त करने के लिए, है ना, प्लासेंटा क्या करता है, एक सबसे ऊपर का एक परत बनाता है सर, जिसका नाम क्या है सर, आपको ना कोरियोन कहलाता है, कोरियोन, है ना जी, सबसे बाहरी परत है, इसका नाम क्या है, कोरियोन, है ना जी। कोरियोन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और कोरियोन के जस्ट बाद, है ना जी, हम आपको पढ़ा चुके हैं बात, इस जब बच्चा अभी तो इतना बड़ा मैं दिखा रहा जान करके, लेकिन आप सब जानते हैं इसमें क्या होता है, इक्टोडर्म और मिजोडर्म और इंडोडर्म होता है, क्या था राजू। तो हम आपको बताना चाहते हैं इक्टोडर्म और मिजोडर्म मिल करके एक खास तरह का कवरिंग बनाता है, जिसका नाम क्या है सर, आपको एमनियोन, जिसमें से इक्टोडर्म क्या करता है, लाइनिंग देता है बाहर से लाइनिंग है इक्टोडर्म का, तो दिमाग लग रहा है इनर सेल मास हो गया ना ये।
हम बोले थे कि आपको अभी ऐसे टाइम लेके बना रहे हैं इसको, हम लोग ऐसे करके ये जोड़ रहे हैं, ये भी आपको प्लासेंटा से आकर के जुड़ जाएगा जी। लेकिन बनाया कौन है, ये मेडिकल में ट्विस्ट था, है ना जी। ये एमनियन को बनाता कौन है? पहला जो लेयर देख रहे हो इसका नाम क्या है? कोरियोन। इसका नाम है आपको कोरियोन नाम है। और नेक्स्ट उसके बाद जो लेयर देख रहे हैं उसका नाम क्या है सर? आपको एलन एमनियन, एमनियन है जी, ठीक है। और इस एमनियन में सर है ना लाइनिंग भी पड़ता है सर। आपको किसका लाइनिंग पड़ता है? मेसोडर्म का लाइनिंग पड़ता है जी, ठीक है। मतलब इसमें मेसोडर्म भी होता है जी, एक्टोडर्म होगा उसके नीचे से मेसोडर्म भी आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। ये मेसोडर्म का भी लाइनिंग पड़ रहा होता है जी, ठीक है। मतलब आपसे हम पूछे कि एमनियन किसका बना हुआ है, तो एक्टो एंड मीजो का बना हुआ है, ठीक है। ये याद हो गया सब आदमी को। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, है ना कि ये आपको जो ये दोनों सेल जो है ये पानी निकालता है सर, उस पानी को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये दोनों सेल से क्या होता है, कुछ पानी वगैरह सब रिलीज होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट वाटर होता है ये, है ना जी। ये ट्रांसपेरेंट वाटर जो देखते हैं सर तो क्या कहते हैं हम लोग? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिससे बच्चा तैरता रहता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। तो बच्चा मर नहीं जाएगा, नहीं मरेगा, क्योंकि अभी सांस वो किससे ले रहा है? इस ब्लड पाइप से। लंग्स से थोड़े सांस ले रहा है, उसको टेंशन होगा ना जी, क्लियर। जब क्या लंग्स अभी बना भी नहीं, सबसे लास्ट मंथ में बनता है लंग्स, बन भी जाएगा तब भी टेंशन नहीं है ना जी सर। सांस के लिए उसके पास ब्लड सप्लाई है, ठीक है। इसका नाम क्या है सर? आपको एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। आप लोग एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में यही जानेंगे, वाटरी फ्लूइड होता है, ये वाटरी फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड में बच्चे का सेल भी पाएगा, सेल ऑफ फीटस, सेल ऑफ फीटस भी होता है ना। और है ना, एंड सम केमिकल और हार्मोन भी होता है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए होगा, सम केमिकल एंड हार्मोन भी होता है सर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड, है ना जी, ये पूरी तरह से पानी नहीं कहिएगा, ठीक है, कुछ इसमें मिला भी होता है। बच्चे का सेल भी कुछ कुछ तैर रहा होता है, छोटा मोटा सेल सब भी तैर रहा होता है, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? शॉक एंड जर्क से बचाता है, ठीक है। अगर कोई पंच लगता है तो यहाँ तक नहीं पहुंचने देगा, ठीक है। और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि कोरियोन और एमनियन के बीच में कोई एमनियोटिक फ्लूइड या कोई ऐसा पानी जैसा तरल पदार्थ नहीं, वो एयर सैक होता है जी। मतलब इस दोनों के बीच में हवा भरा हुआ है ना, ना ही कोई तरल पदार्थ इसके अंदर में भरा रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहा है, क्या इस दोनों के बीच में, है ना जी, ब्लू पेन से देखते हैं, है ना, एमनियन और कोरियोन के बीच में, ये सी फॉर कोरियोन है, ए फॉर एमनियन, इस दोनों के बीच में सर यॉर्क सैक दिखाई देता है। 3D इमेजिनेशन, इमेजिन के नीचे ऊपर बनाती है, कहीं भी बना सकते हैं जी, ठीक है। यॉर्क सैक, है ना जी। आप ये जो देख रहे हैं यॉर्क सैक शुरुआती ही दिनों में रहता है सर, इसका नाम क्या है? यॉर्क सैक, है ना जी। यॉर्क सैक जो देखते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट अप टू 2 मंथ, है ना, एग्जिस्ट अप टू, है ना जी, 2 मंथ, 2 मंथ है 1 वीक तक, 2 ही महीना तक दिखाई देता है। आफ्टर दैट दे डिसअपियर, है ना, आफ्टर आफ्टर दैट में यॉर्क सैक डिसअपियर कर जाता है ना। यॉर्क सैक क्या आना ये साबित करता है कि हम लोग के पूर्वज क्या रहे होंगे, रेप्टाइल रहे होंगे या बर्ड्स रहे होंगे, ठीक है। बर्ड में भी तो यॉर्क सब होता है और उसी से हम लोग का जन्म हुआ होगा, ठीक है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। यॉर्क सैक, है ना, डज नॉट कंटेन यॉर्क, डज नॉट कंटेन यॉर्क, इसमें यॉर्क नहीं होता है। वही अंडा का जो पीला वाला जो देखते पार्ट है ना, डज नॉट कंटेन यॉर्क, बट इट इज ए फीचर ऑफ, इट इज ए फीचर ऑफ, है ना, फीचर ऑफ एंसेस्टर, है ना जी। एंसेस्टर का ये क्या है? फीचर है, लाइक रेप्टाइल, मतलब उससे रिलेट करता है हम लोगों को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ठीक है। यॉर्क जो देखते हैं सर, बट इट इज लिखा आपको ना, फीचर ऑफ, है ना, एंसेस्टर, मतलब रेप्टाइल से तो सर क्या होता है, ये फीचर में गिना जाता है, ठीक है। यॉर्क को क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्या बनाता है ना। अगर है तो क्या किया होगा उतना दिन तक, है ना, 2 महीने तक रख करके ये ब्लड बनाता है। यॉर्क सैक मेक आरबीसी, मेक आरबीसी, सिर्फ यही नहीं आरबीसी बनाता है, मतलब ब्लड लिख देते, ब्लड यही नहीं ब्लड बनाता है, लीवर भी बना रहता है ब्लड। जब हम लोग माँ के घर में रहते हैं तो शुरुआती 1.5 महीने में लीवर भी आ जाता है, लीवर भी क्या करता है, आपको ब्लड बनाता है। लेकिन यॉर्क भी क्या करता है? ब्लड बनाता है, ठीक है। धीरे धीरे जब बोन आ जाता है तब ये सब का काम खत्म, उसका बोन मैरो आपको बनाता है सर, आपको ब्लड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चौथा वाला रह गया, उसका नाम क्या? एलन ट्वाइस। एलन ट्वाइस को रेड पेन से दिखा रहे हैं, या इसको हम लोग, है ना जी, आपको ये ब्लू पेन से दिखा रहे हैं। एक अम्निकल फ्लूइड के चारों तरफ से, है ना जी, अम्निकल कोड जो देखते हैं, इसका नाम क्या पहले रखे थे, पहले याद, इसका नाम था अम्निकल कोड, है ना, अम्निकल कोड जो बच्चे को माँ से जोड़ता है ना जी। और इस अम्निकल कोड के ऊपर से क्या होता है सर, आपको एक शाइनिंग लेयर होता है सर, एकदम शाइनिंग लेयर। इस शाइनिंग लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एलन ट्वाइस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, एलन ट्वाइस,
है ना। तुम लोग ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकता है, दैट साइनिंग टिश्यू टू कवर द अम्बिलिकल कोड, जो अम्बिलिकल कोड को कवर करता है। जब डॉक्टर जो ऑपरेशन के बाद अम्बिलिकल कोड हटाता है ना, तो अम्बिलिकल कोड एक्चुअली में अंदर में रहता है, ऊपर से रहता है एलन ट्वाइस। एलन ट्वाइस का काम क्या होता है, ये ब्रीदिंग ऑर्गन के तौर पे काम करता है, ठीक है, ब्रीदिंग ऑर्गन के तौर पे काम करता है। और कुछ हद तक है ना, सम एक्सटेंट तक ब्लड भी बनाता है, ठीक है, सम एक्सटेंट तक क्या करता है सर, आपको मेक ब्लड, ये लास्ट मंथ तक रहता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यॉर्क सैक ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, आता है चला जाता है, ठीक है। अब फर्दर तो स्पर्म न घुस जाए, इस सर्विक्स को भरने के लिए एक सर्विकल म्यूकस आता है, प्लग आता है ना, म्यूकस प्लग बनता है सर। ये म्यूकस प्लग यूट्रस को पूरे से ब्लॉक कर देता है, ठीक है, म्यूकस का प्लग होता है ना, ये आपको क्या करता है, इसको पूरे से आपको ये बंद रखता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझा रहा ना हम क्या होता है। और एमिनियन किस चीज से बना है, सभी समझना दिया हूँ आप लोगों को, कोरियन समझ में आया है ना, इस सबका काम भी समझ आ रहा है। कोरियन सबसे आउटर ले रहा है। अब प्लासेंटा का डायरेक्ट रोल किसमें है, किसको बनाने में, तो कोरियन को बनाने में, और जी आपको किसको, एलन ट्वाइस को बनाने में। इसलिए कल हम बताए थे आप लोगों को प्लासेंटा के एलेंटो कोरियन होता है, ठीक है, याद आ रहा जी। प्लासेंटा जो देखते हैं, प्लासेंटा का नेचर क्या है, नहीं तो फितरत है कि हमेशा कोरियन और एलन ट्वाइस बना के देगा। प्लासेंटा में है ना आपको एलन ट्वाइस, है ना, एलन ट्वाइस, है ना, एंड कोरियन, है ना जी। इस हिसाब से देखा जाए एलेंटो कोरियन के नाम से बुलाते हैं। टाइम हो गया जी कि है अभी, हेलो, है अभी सर। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया कि एलेंटो कोरियन क्या होता है, इसे बताइए, किसी को दिक्कत है क्या, हो गया टॉपिक समझा दिए, रीडिंग दे दें, कहीं कोई डाउट नहीं ना है। हाँ हालांकि कल जितना बताए थे उससे आप अपने से पढ़े होंगे तो ये सब भी आ जाएगा। अब निकल कोड भी हम समझा चुके हैं, अब निकल कोड भी देख चुके हैं, है ना। प्लासेंटा से बात करते हैं। प्लासेंटा इज आपको एसोसिएशन ऑफ मदर बॉडी, है ना, विद एम्ब्रायो इज डन बाय द प्लासेंटा। प्लासेंटा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मेटरनल ब्लड, है ना जी, माँ के बॉडी से। और प्लासेंटा आपको क्या होता है, कनेक्ट रहता है ये एम्ब्रायो और माँ की बॉडी के बीच में, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के तौर पर काम करता है। इम्प्लांटेशन के दौरान फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है ट्रोफोब्लास्ट सेल से, जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना यूटेरस टिश्यू के साथ जुड़ करके, माँ के ब्लड के साथ जुड़ करके एक खास स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लासेंटा। द डेवलपमेंट विल बी आपको, सॉरी यहाँ से एक लाइन है, द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेरस टिश्यू बोथ आपको, है ना, बोथ ज्वाइंट ईच अदर टू फॉर्म प्लासेंटा बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी। प्लासेंटा जो देखते हैं कोरियोनो और एंट्वाइस होता है। अब कोरियोनो और एंट्वाइस का मतलब समझ में आ गया होगा, बोर्ड पे जो बता चुके हैं। उसके बाद प्लासेंटा सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फॉर द मदर बॉडी। प्लासेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, है ना, माँ के शरीर के लिए, ठीक है, मतलब माँ के शरीर से ज्यादा बच्चे के लिए, है ना जी। एंड है ना टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड, है ना, आपको एक्सक्रीटरी आपको, है ना, वेस्ट, है ना, अवे फ्रॉम द, है ना, एम्ब्रायो, है ना। अम्निकल कोड याद कीजिए आप लोग, प्लासेंटा कनेक्ट विद द एम्ब्रायो थ्रू द अम्निकल कोड which is help in the लिखा आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को सामान ले जाने और लाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट करा क्या आपको, प्लासेंटा आल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू। प्लासेंटा आपको क्या करता है, एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पे काम करता है। कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं, एचसीजी, एचपीएल और, है ना, उसका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईटीसी। इलेक्सिन हार्मोन भी बनता है, जो आपको क्या करता है सर, आपको ओवरी से भी निकलता है और प्लासेंटा से भी निकलता है। एचसीजी, एचपीएल और इलेक्सिन हार्मोन को प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हुए देखा जाता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम चलाते हैं। और प्रेगनेंसी अच्छे से निकल सके इसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना जरूरी। यहाँ पे मेन प्रेगनेंसी हार्मोन लिखा हुआ है। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे मेन हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। इसके अलावा और भी जो हार्मोन सब है बॉडी में बढ़ा रहता है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ऑल अबव द हार्मोन एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ, है ना, जो आपको मेटाबॉलिक चेंज इन मदर बॉडी एंड एम्ब्रायो। नेक्स्ट करा कि एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइस एंड यॉर्क सैक आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मतलब ये आपको माँ के घर में जब लोग रहते हैं तो ये ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है, जो एक्चुअली में उस टाइम में तो काम में आता है, बट आफ्टर बर्थ कोई काम का नहीं है। एमनियन प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम, जिसमें एम्ब्रायो तैरता रहता है, शॉक एंड जर्क उसको बचाता है, ठीक है। ह्यूमन एग में आपको क्या देखते हैं, नॉट कंटेन यॉक। इंसान के एग में यॉक तो नहीं होता है, और यॉक सैक जरूर होता है, जो साबित करता है कि इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है फ्रॉग, रेप्टाइल और आपको बर्ड सब के साथ, है जी। उसके बाद ये लाइन भी हम समझा, बोर्ड पर लिख चुके हैं इसका क्या काम है जी, ठीक है। कोरियन ये सब क्या काम है ना, प्लग, म्यूकस, सिंथेटिक, ये सब भी आप लोग देख चुके हैं। ये फोटोग्राफ भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये वाला फोटोग्राफ हम बाद में आपको समझाएंगे। और ये वाला फोटोग्राफ देखिए, इधर भी आपको बड़ा साइज में करके बना चुके हैं,
मतलब इस पिक्चर को भी आप देख करके समझ सकते हैं टॉपिक क्या चल रहा है, मतलब प्लासेंटा क्या है, कौन चीज कहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, ये पिक्चर से भी देखिए, ये पिक्चर पूछेगा तो नहीं, पर आप लोग जान के रखिए कौन चीज कहाँ पे, यॉर्क सैक है ना, ये सब क्या है सब बता दीजिएगा जी। ठीक है, कोरियन सबसे बाहर होता है जी। ठीक है, और आफ्टर दैट क्या होता है आपको, एमनियन होता है जी। ठीक है, और एमनियन के बाद एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और तब बच्चे का आपको बॉडी दिखाई देता है जी। ठीक है, यॉर्क सैक इस दोनों के बीच में होता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा जी। हो गया जी, टॉपिक समझा दिए। अब देखिए, हम लोग जब माँ के घर में रहते हैं ना, इस समय को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। वह समय है ना जब हम लोग माँ के घर में बिताते हैं, इस समय को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। हम लोग 9 महीने के आसपास में बिताते हैं, और डॉक्टरी भाषा में ना वीक में बोला जाता है। कभी भी अल्ट्रासाउंड सबका रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें वीक में आपको ये बताएगा कि कौन से मंथ में ये बच्चा है। ठीक है, उसी तरह से है ना, या मंथ भी बोल सकते हैं, है ना। तो 9 महीने के आसपास हम लोग माँ के घर में रहते हैं। शुरुआत का जो 7 महीना होता है ना, उसमें ऑर्गन सब बनता रहता है। ठीक है, 8वें महीना में कोई ऑर्गन नहीं बनता है। उस टाइम में सर क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई होता है, एक्सेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और बच्चे को खूब खाना खिलाया जाता है सर, ये अमीनो एसिड सब दिया जाता है, बच्चे का शरीर बनता है। 7वें महीने में जब कोई बच्चे का जन्म होता है एकदम पतला दुबला रहेगा सर, लेकिन जब 1 महीना पार करके 8वें महीने बाद 9वें महीने में जाता है सर, उस दौरान जो 1 महीना जो मिलता है सर, वो एकदम खाने पीने का समय होता है बच्चे के लिए, तब उसका बॉडी का सब कुछ डेवलप करता है। ठीक है, 9वें मंथ में नॉर्मल डिलीवरी होगा, कभी भी डिलीवरी होगा या तो 7 मंथ में होगा या नहीं तो 9th मंथ में होगा जी। ठीक है, कभी भी 8 मंथ में डिलीवरी नहीं हो सकता है, बॉडी इरेगुलर शेप का हो जाएगा, अब बच्चे की मौत होने के चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ ऑर्गन ज्यादा मास वाला हो जाएगा, कुछ ऑर्गन कम ऑर्गन मास वाला हो जाएगा। 8वां महीना में बच्चे को सर खूब न्यूट्रिशन दिया जाता है, ताकि उसके बॉडी को ग्रो किया जाए, मतलब समझ लो एक छोटा सा बच्चा बनाया फिर उसको बड़ा कराया जाता है। और 9वें महीने में डिलीवरी होता है, 9वें महीने कुछ भी नया नहीं बनता रहता है, उस टाइम में बॉडी है ना आपको अपने आप बच्चे को बॉडी बॉडी जो है अपने बच्चे को बाहर कर देता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं आज नया टॉपिक आ गया जेस्टेशन पीरियड। आज जेस्टेशन पीरियड की शुरुआत से बात करेंगे, इनर सेल मास से बात करेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि ब्लास्टुला स्टेज जो आता है, अब ब्लास्टुला में जो 32 सेल का अवस्था होता है, उसमें जो 11 जो सेल रह जाता है उसका नाम क्या, इनर सेल मास है। हम लोग जेस्टेशन पीरियड हेडिंग दे रहे हैं, ये भी वीवीआई चलेगा है ना। जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड है ना, जेस्टेशन पीरियड हर एक जानवर का अलग अलग होता है। बिहार मेडिकल जब होता था उसके खाली है ना लायन का और कैट सबका जेस्टेशन पीरियड पूछता था। लायन का जेस्टेशन पीरियड 3 महीने का होता है, और कैट का जेस्टेशन 60 दिन का होता है। ठीक है, पर अब ये सब बिहार वाला है, ठीक है, मेडिकल शायद ही आपको पूछे, पर एनसीईआरटी में ना गेस बना क्वेश्चन बना के दिया कि आप डॉग, कैट, लायन और एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड पता कीजिए, इस सबका लिख लीजिए। एलिफेंट हम नोट्स में सबका लिखे हुए है ना, नोट्स में आपको लिखा हुआ है, फिर भी एलिफेंट में आपको 2 साल का होता है, 624 दिन का होता है जेस्टेशन पीरियड, लगभग लगभग 2 साल हुआ है ना जी। हम लोगों में लगभग लगभग 9 महीना हुआ तो 300 या 266 दिन के आसपास होता है ना, 266 दिन के आसपास हम लोग में जेस्टेशन पीरियड चलता है। ठीक है, और वही जगह पे सर आपको है ना इसमें जो देखते हैं सर क्या नाम है है ना, कैट में और लायन में, कैट जो है ना सर उसमें 60 डेज है, दोनों कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। कैट एंड डॉग जो देखते हैं इसमें 60 दिनों का जेस्टेशन पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 60 दिन में बच्चे का जन्म देगा वो। ठीक है जी, लायन में जो देखते हैं 3 मंथ का होता है। ठीक है, मतलब 90 दिन का होता है, 90 डेज का होता है, 100 भी रहा ऑप्शन में तो मान सकते हैं। 624 दिन का होता है, 624 दिन को आप लोग साल में कीजिए तो लगभग 2 साल हो जाता है जी, 2 साल का वक्त हो जाता है, 365 होता है ना जी। ठीक है, इस हिसाब से 2 साल लगभग लगभग बिताता है ना बच्चा अपने माँ के घर में जी। ठीक है, इससे भी लंबा जेस्टेशन पीरियड है सैलामेंडर का। सैलामेंडर एक तरह फ्रॉग है जो अपने बच्चे को 3 साल तक रखता है अपने बॉडी में ना जी, तो सबसे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड उसी का माना जाता है। ठीक है, बट अभी आप देखा जाए मैमल में ये है, व्हेल में भी सर क्या होता है सर, लगभग लगभग आपको 1.5 साल तक बच्चे को रखता है वो। ठीक है, लगभग कहा जाता है 400 से 500 दिन तक अपने बच्चे को रखता है वो। ठीक है, तो ये सब याद करने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी पुराने जमाने में पूछता था, हम नोट्स किए हुए एनसीईआरटी में, मतलब असाइनमेंट, तो आप देख लीजिएगा। नया टॉपिक नया दौर जेस्टेशन पीरियड, जो समय हम लोग माँ के घर में जाते हैं, द पीरियड है ना, द पीरियड ऑफ है ना इम्ब्रायनिक ग्रोथ है ना, इम्ब्रायनिक ग्रोथ का जो समय होता है सर उसको हम क्या नाम देते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। हम लोग अपनी बात करें 9 महीना तक हम लोग जेस्टेशन पीरियड में रहते हैं है ना। उसी को वीक में आप लिखेंगे हम लोग है ना जी, वीक में तो वो वीक कितना हो जाएगा, 36 से 38 सप्ताह हो जाएगा, 36 से 38 वीक हो जाता है। डॉक्टरी भाषा में वीक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हर एक वीक में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी वीक को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है ना जेस्टेशन पीरियड को समझने के लिए आप लोग इनर सेल मास से शुरू करते हैं। ठीक है, इनर सेल मास है जी, आपको बताए थे ये 7th डे के दिन रहता है, याद कीजिए, लगभग 6वां दिन से 6th to 7th डे के दिन आपको ये दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद इनर सेल मास जब आ जाता है सर आगे,
है ना 12वां दिन या 15वां दिन कहिए, 12th डे के दिन में या 14 चलो वीक मान के चल रहे हैं, तो 14वां तारीख के दिन क्या होता है सर, इनर सेल मास जी आपको क्या बनाता है, गैस्ट्रुला बनाता है, याद आ रहा है जी गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला मतलब समझ रहे हो, 3 लेयर, वही इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म बनता है, ठीक है। इक्टोडर्म इंडोडर्म इंडोडर्म बन जाता है। गैस्ट्रुला बनने के बाद ये कितना दिन होगा, 14 तारीख के दिन होगा, 14th डे होगा। कहाँ का 14 डे, फर्टिलाइजेशन से 14 डे, जिस दिन स्पर्म वो मिलता है उस दिन वो फर्स्ट डे मानते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा और उसके दिन 7 दिन बाद इनर सेल मास बना और उसके 7 दिन बाद गैस्ट्रुला बना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 25वां दिन मतलब कितना हो जाए, तीसरा सप्ताह प्लस मतलब 24 से 25 दिन, मतलब आप एनसीईआरटी फॉलो करते तो 1 महीना मान लिया है। तो सर सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन बन जाने में सबसे पहले कौन बनता है, हार्ट बनता है सर, हार्ट, है ना, ऑर्गन के तौर पे, है ना, ऑर्गन के तौर पे क्या बनता है, हार्ट बनता है सर आपको, है ना, 1 मंथ के आसपास। और हमसे पूछो ना तो 25 दिन बोलेंगे, ठीक है, 1 मंथ भी चलेगा, है ना। 25th डे के दिन 25वां दिन दिल बनता है सर। अभी बच्चा बहुत छोटा है सर, है ना, एक गोली के आकार का 13 mm का बच्चा होता है, ठीक है। और 13 mm के बच्चे में सर क्या होता है, सबसे पहले दिल बनता है, और ये दिल बहुत छोटा होता है सर, 4 चैम्बर का दिल होता है, लेकिन होता है सर 4 चैम्बर का दिल। और ये 4 चैम्बर का दिल जो होता है सर धड़कने में शुरू कर देता है सर आपको 1 मंथ के आसपास में। लेकिन सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है, मेडिकल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। फर्स्ट पहले आपको ऑर्गन मंथ में, है ना, आपको क्या बनता है सर, आपको हार्ट बनता है सर। ये सब सेल है ना, ये टिश्यू, ये लेयर है ना, ये ऑर्गन बना, सबसे पहला ऑर्गन हार्ट बना, 1 मंथ के आसपास में बना जी, ठीक है। और जब सेकंड वीक आता है सर, मतलब सॉरी सेकंड मंथ आता है, ठीक है, सेकंड मंथ कितना हो जाएगा जी, ठीक है, 8 सप्ताह, है ना जी, 4 to 8 वीक, है ना जी, 4 to 8 वीक में सर, है ना, क्या बनता है, लिम्स एंड डिजिट बनता है सर, लिम्स एंड, है ना, लिम्स एंड डिजिट बनता है, हाथ पैर, है ना, और साथ साथ का लिम्स हाथ पैर होता है और उंगलियां बनना शुरू हो जाता है, डिजिट बनता है, ठीक है। और तीसरा महीना जो चलता है 12 वीक, 12 वीक में 4 वीक वाला 1 सप्ताह होता है, 1 महीना होता है ना। तो 12 वीक में क्या होता है सर, आपको जेनाइटल ऑर्गन सब बनने लगता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बनता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बनता है, ठीक है। मतलब लड़का अल्ट्रासाउंड से अगर इसको देखेगा तो अल्ट्रासाउंड से उसको बाहरी अंग में पेनिस या वेजाइना आपको समझ में आएगा, और उससे वो पता लगा सकता है लड़का जन्म ले रहा है या लड़की जन्म ले रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन सब कब बनता है ना, आपको 3rd मंथ में बनता है, ठीक है। और उससे पहले नहीं बनता, उससे पहले ये नहीं देख के बता सकते हो कि लड़का बन रहा है या लड़की बन रहा है। तीसरा महीना के बाद जब अल्ट्रासाउंड होगा तभी हम लोग देख के बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। उसके जस्ट बाद तीसरा महीने के बाद आता है सर 5th मंथ में। 5th मंथ में क्या देखते हैं सब लोग, है ना, 5th मंथ में, है ना जी, आपको क्या होता है सर, है ना, फीटस मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब बॉडी पे फाइन हेयर आ जाता है, आईलिड एंड आई लैशेस बन जाता है जी। 5वां महीना में क्या होता है ना जी, आई लैश सब सेपरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब बच्चा आंख खोल लेता है, ये हिस्सा जो देख रहा है आई लैश ये हट जाता है जी, ठीक है। आईब्रो सब भी बनना शुरू हो जाता है जब कब 5th मंथ में। एक बार देख लेते, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, अच्छा इसमें देखिए करेक्शन होगा, 5वां महीना बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है, बच्चा हिलना डुलना शुरू कर देता है। 5th मंथ में क्या होता है, मतलब 5th मंथ समझ आ रहा है ना, 12 8 20 20वां सप्ताह में, ठीक है जी। तो 20वां सप्ताह में क्या होता है सर आपको, मतलब जी आपको 20 वीक हो गया, वीक याद करेंगे नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वल कर लीजिए मंथ से तो आपको याद रहेगा, है ना जी। तो इस सप्ताह इस महीना में क्या होता है, 5वां महीना में आते आते क्या हो जाता है ना जी, आपको है ना फीटस मूवमेंट होने लगता है, बच्चा हिलने डुलने लगता है जी। फीटस जो देखते हैं है ना जी, आपको ये मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब छठा जो मंथ आता है सर 6th मंथ के आसपास, जगह नीचे दिख रहा है जी बोर्ड में, यहाँ लिख देते हैं 6th मंथ में जो देखते हैं, 6th मंथ में आपको बच्चे के पूरे बॉडी पे क्या आ जाता है, फाइन हेयर आ जाता है, ठीक है, बॉडी कवर विथ फाइन हेयर, है ना जी। देखिए हम लोग को जो छोटे छोटे रोआ सब देखिएगा तो आ जाता है, मैमल का करेक्टर है नहीं है, बॉडी कवर विथ फाइन हेयर, कवर विथ फाइन फाइन हेयर, है जी, कॉमा। और क्या होगा सर आपको इसमें, है ना, फाइन हेयर के साथ साथ, है जी, बॉडी कवर होता है सर फाइन हेयर, और किसके साथ साथ, ठीक है, आपको नीचे आई लैश और आई लीड सेपरेट कर जाता है ना जी। आई लीड आंख का जो ये हिस्सा देखते हैं, अब बच्चा आंख खोल रहा है और माँ के गर्भ से ही आपको बाहर के नजारा को देखने की कोशिश करता है, ठीक है ना। आई, है ना, आपको लिखा आपको लीड सेपरेटेड, है ना, आई लीड सेपरेट करता है ना। उसके बाद नेक्स्ट करा है आपको इसमें क्या, आई लैश भी फॉर्म हो जाता है ना। आई लैश में ये हिस्सा जो देखते हैं, है ना, ये हिस्सा जो देखते हैं, ये वाला आई लैश है, नहीं है आईब्रो, ये होता है, ठीक है। आई लैश ये हुआ, आई लैश भी आपको बनना शुरू हो जाता है जी, ठीक है, आईलैश भी आपको ये बन जाता है, ठीक है। बच्चा अंदर से देख रहा होता है पूरा बाहर के, मतलब आपको उसको भले रेड रेड दिखाई देगा आपको पूरा एनवायरमेंट, क्योंकि मांस है ना, मांस का भी देखो, मांस लाइट दिखा तो रेड रेड बनता है, दिखाई देता है एक तरफ, है ना जी।
तो आई लैश सब क्या होता है सर, आपको ये बनने लगता है जी, ठीक है। आई लैशेस आपको ये फॉर्मेशन होता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सबसे लास्ट में सर, सबसे लास्ट में सारा ऑर्गन अभी तक बन चुका होगा, है ना। आप लोगों को उतना नहीं बताया जाएगा लीवर कब बना, डाइजेस्टिव सिस्टम कब बना, है ना, किडनी कब बना, ये सब नहीं बताया, सब एमबीबीएस में है। जो एनसीईआरटी में लिखा वही जानिए। और सबसे लास्ट में बताना चाह रहे हैं सेवेंथ मंथ में, 7 मंथ में सर आपको पेयर लंग्स बनता है सर, पेयर लंग्स बनता है जी, ठीक है। लंग्स सबसे लास्ट बनता है। इसलिए तुम लोग आप लॉजिक ढूंढ रही होगी कि छठे महीने में बच्चे का डिलीवरी नहीं हो सकता है किसी भी कीमत में। छठे मंथ में बच्चे को बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, जिएगा ही नहीं, लंग्स ही नहीं इसके पास, है ना जी। कम से कम बच्चे का डिलीवरी कब होगा, 7 मंथ के आसपास होगा या आफ्टर 7 मंथ होगा जी, ठीक है। 7 मंथ के लास्ट में आपको बच्चे का डिलीवरी होगा, क्योंकि सर सबसे लास्ट में लंग्स बनता है, जो कि क्रूशियल है लंग्स, है ना, लाइफ के लिए। क्लियर हुआ जब क्या लगता है। तो इतना ऑर्गन सब है जो बनना शुरू होता है जी, ठीक है। और ये सब कौन बना रहा होता है, इनर सेल मास। आप देख भी रहे हो कि कंट्रीब्यूशन किसका है, इनर सेल मास का। प्लासेंटा का कहीं पे भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बॉडी पार्ट्स को बनाने में। इनर सेल के मास की बात सोचिए, तुम लोग सोचो सर, मात्र 1100 सेल है सर, और वो 1100 सेल पूरा ऑर्गन बनाया है सर। ये पूरा 1100 सेल जो ऑर्गन बना रहा है सर, ठीक है। इसके पास सर क्या जादुई चीज है जो इतना चीज बना लिया सर। इनर सेल मास के पास स्टेम सेल होता है, ठीक है, स्टेम सेल, है ना। ये स्टेम सेल क्या करता है, एवरीथिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। इंसानों में जो स्टेम सेल होता है वन टाइम यूज होता है सर, ठीक है। वन टाइम यूज होता है, मतलब एक बार उस स्टेम सेल का इस्तेमाल कर ली है जी, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन गया, तो फिर दोबारा वो स्टेम सेल नहीं बना सकता जी, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसे देखते हैं, पहले ऐसे क्या दिमाग में क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनर सेल मास, गैस्ट्रुला, हार्ट, लिम्स एंड डिजिट, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, है ना जी। और यहाँ पे ये लिम्स सब सेपरेट हो, डिजिट सेपरेट हो जाता है, ओनली चिपका चिपका रहता है इस दौरान। इस टाइम डिजिट क्या होता है सर, आपको सेपरेट कर जाता है, ठीक है। डिजिट क्या होता है सर, आपको सेपरेट करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है जी, उसका आता है सर आपको फीटस का मूवमेंट, बच्चा माँ के बॉडी में हिलने लगता है, इधर उधर दाएं बाएं स्टार्ट कर देता है जी, ठीक है, सुना ना। उसके बाद आपको अगला 7वां महीना में, 6वां महीना में क्या आता है, ये सब देखने को मिलता है। और 8वां महीना, 7वां महीना में क्या होता है सर, पेयर ऑफ लंग्स बनता है जी, ठीक है। अब हम लोग चर्चा किस पे है, इनर सेल मास पे है जी चर्चा, है ना। इनर सेल मास क्या होता है, एक ऐसा टिश्यू है सर, है ना जी, जो 11 सेल का होता है ना। इनर सेल मास के बारे में बता रहे हैं, इनर सेल मास। आपके नया साइंस में ना, नया एमबीबीएस में यही सब पढ़ना है ना। इनर सेल मास जो देखते हैं, है ना, इट इज ए, है ना, आपको मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल, जाना और क्या, इट इज ए मास ऑफ सेल। लेकिन आज पढ़ाएंगे, 7:15 तक पढ़ाएंगे आप लोग, आज खत्म करेंगे इसको। इट इज ए मास ऑफ सेल, है ना जी, जिसका बैच जा सकता है। इट इज ए मास ऑफ सेल, है ना जी, इट इज ए मास ऑफ सेल, है ना, हैविंग property to generate all type of, है ना जी, all type of लिखा आपको सेल, है ना जी। इट इज ए मास ऑफ सेल हैविंग प्रॉपर्टी टू जनरेट ऑल टाइप्स ऑफ सेल, है ना। इनर सेल मास जो देखते हैं हम लोग, इनर सेल मास, है ना, इनर सेल मास जो देखते हैं, है ना, कंटेन स्टेम सेल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनर सेल मास का कुछ हिस्सा, और आप चलिए इसको मान सकते पूरा का हिस्सा ही मान सकते, सारे इनर सेल मास सेल है ना, स्टेम सेल नहीं हो सकते हैं। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो लगेगा कि कुछ सेल उसके स्टेम सेल होते हैं और कुछ सेल स्टेम सेल नहीं होते हैं। इनर सेल मास कंटेन, है ना, आपको स्टेम सेल, ये क्या रखता है सर, आपको स्टेम सेल लगता है जी, ठीक है। और स्टेम सेल का डेफिनेशन सुनिए आप लोग, ऐसे सेल, इसको हम लोग टोटीपोटेंट सेल भी बोलते हैं, टोटी, है ना, आपको पोटेंट सेल भी कहते हैं। पावर ऑफ सेल, है ना जी, टू जनरेट एनी टाइप्स ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल, है ना, which generate any kinds of cell, any kinds of tissue and organ, any kinds of tissue and organ, है ना जी, किसी भी तरह का टिश्यू और ऑर्गन को बना सकता है, ठीक है। अब जब तुम लोग भविष्य में पढ़ोगे ना, स्टेम सेल बहुत टाइप का होता है। एक होता है आपको प्रोलिफरेटिव स्टेम सेल होता है, प्रोलिफरेटिव स्टेम सेल होता है। प्रोलिफरेटिव स्टेम सेल का क्या काम होता है, एक ही बार डिवाइड करेगा, उसके बच्चे आगे जाके स्टेम सेल प्रॉपर्टी खो देगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं सर, ये आपको ये यूटेरस हुआ, यहाँ पे आपको ट्रोफोब्लास्ट हुआ, यहाँ इनर सेल मास हुआ। मान लो ये एक स्टेम सेल है,
ये स्टेम सेल डिवाइड करेगा ना, एक तो स्टेम सेल रह जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा सर, आपको नहीं ऑर्गन न्यू सेल में बदल जाएगा। और ये न्यू सेल क्या होगा सर, आपको बॉडी पार्ट में बदल जाए। अब ये डिवाइड नहीं करेगा जी, ठीक है, ये जो डिवाइड करेगा तो नए ऑर्गन में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे फोटोग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इनर सेल मास था, इनर सेल मास अभी डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करके 3 लेयर बना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म बना। इस सब अभी स्टेम सेल है, एक्टोडर्म हुआ या मेसोडर्म हुआ या इंडोडर्म हुआ, तीनों के तीनों क्या है सर, आपको स्टेम सेल है, कोई दिक्कत नहीं सबको। और इस स्टेम सेल से फिर से नया ऑर्गन बनता है। मान लीजिए इसने है ना एक्टोडर्म में ब्रेन बना दिया, तब ब्रेन अब स्टेम सेल नहीं रहा है ना, ब्रेन अब एक ऑर्गन हो गया और आप इसको काट दीजिएगा फिर से बना लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हम लोग के पास जो स्टेम सेल होता है, जब ऑर्गन का रूप ले लेगा ना सर, तो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा जी, ठीक है। हाँ, रिपेयरिंग चलेगा, चल एक दो गायब हो गया तो उसमें सेल डिवीजन करके भर देगा, और लॉस्ट कर दिया ऑर्गन, मतलब सर ब्रेन का आधा से ज्यादा हिस्सा काट दिए और फिर से आधा हिस्सा बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जैसे छिपकली समय क्या देखते हैं, उसका पूछ कट जाता है फिर से बन जाता है, क्योंकि उसके पास क्या आता है सर, आपको उसके पास आपको नहीं कि स्टेम सेल ऐसा आता है जो ऑर्गन को फिर से जनरेट कर सकता है। हम लोग के पास स्टेम सेल जब माँ के घर में रहते हैं तभी काम करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन जाने के बाद ये फर्दर आपको काम नहीं करता है, ठीक है। अब लॉस कर गया तो सर आपको यानी कि वो गया है, समझे ना, उसको दोबारा आप उसको बना नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत सेल गायब हो गया, जैसे चोट लग गया, घाव वगैरह बन गया, तो सब आस पास का सेल डिवाइड करके उसको कवर कर देगा। तो पूरा ऑर्गन है हाथ से काट हटा दिया यहाँ से, और तब चाहोगे कि फिर से मेरा हाथ बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कुछ जा रहा है क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टेम सेल जो होता है सर, ठीक है, स्टेम सेल आपको स्टेम सेल डिवाइड करता है ना जी, एंड मेक पर्टिकुलर ऑर्गन ना जी, पर्टिकुलर ऑर्गन दैट ऑर्गन जो देखते हैं सर, दैट ऑर्गन ना नॉट कंटेन स्टेम सेल है ना, फॉर रीजनरेशन के लिए फिर से स्टेम सेल नहीं रखता है, ठीक है, समझा रहा ना। इसका मतलब समझ गया ना, ऐसे स्टेम सेल को क्या कहते हैं, वही प्रोलिफरेटिव स्टेम सेल के नाम से बुलाते हैं। आप लोग का एमबीबीएस का क्लास होगा इसमें कि बताया जाएगा कि कितने तरह के स्टेम सेल होता है, कौन से जानवर में कैसा स्टेम सेल होता है। जैसे पेलिनेरिया से सुनिएगा, पेलिनेरिया में किधरों से काट दीजिए फिर से बॉडी बन जाएगा। तो पेलिनेरिया का टिश्यू ऐसा होता है, इसके पास क्या आता है ना, आपको है ना रीजनरेटिव आपको स्टेम सेल होता है। रीजनरेटिव मतलब क्या, फिर से जन्म देने वाला स्टेम सेल होता है। लेकिन हम लोग में जो स्टेम सेल होता है, एक पर्टिकुलर अंग बन जाने के बाद फिर से आपको वो अंग नहीं बनेगा, मतलब लॉस कर जाएगा। मतलब किडनी खराब हो गया है तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो फिर से बन जाएगा, है ना, वो गया, ठीक है जी। और आपको जब तक स्टेम सेल नहीं लाया जाएगा वहां पे, तब तक वो नहीं बनेगा नया, ठीक है। हमारे किडनी खराब हो गया और हम किसी दूसरे आदमी की किडनी नहीं लेना चाह रहे, हम चाह रहे काश मेरे बॉडी में फिर से किडनी बन जाए। तो डॉक्टर तभी बोला जब आपके पास स्टेम सेल रहेगा, तो है ना जी। क्या तो दिक्कत आ गया तो लक्षण वही वाला फिर से। तो बता रहे थे कि आपको स्टेम सेल जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, स्टेम सेल जो होता है सर, ठीक है, स्टेम सेल क्या होता है सर, हम लोग की बॉडी में क्या होता है कि एक बार ही यूज होता है, ठीक है, मैंने कोई बॉडी पार्ट हट गया, ठीक है जी, आप चाहते हैं कि फिर से बॉडी पार्ट बन जाए, डॉक्टर बोला अगर हम आपके अंदर में स्टेम सेल डाल देंगे तभी होगा जी, ठीक है। तो सर ऐसा बात है, मान लीजिए अगर हम हाथ काट ले और हमारे पास एक ऐसा स्टेम सेल आ जाए ना जी, जिससे हम फिर से बना ले, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। हम लोग के पास स्टेम सेल क्या होता है, बाद में जो स्टेम सेल आता है वो सिर्फ रिपेयरिंग टाइप का होता है। देखो रुक जाओ, समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ लंग्स में, तो लंग्स में जब कैंसर हुआ, मान लीजिए एक फोटोग्राफ देख रहे हैं, है ना, ये लंग्स हुआ, और लंग्स में सर मान लीजिए यहाँ पे कैंसर हो गया, डॉक्टर क्या किया, इस कैंसर वाला टिश्यू को काट करके हटा दिया, इतना दूर काट करके हटा दिया। अब फोटोग्राफ कैसा हो जाएगा लंग्स का, ऐसा है ना जी। अब ये सबसे तो डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि बड़ा सा हिस्सा कट का अलग हुआ है ना, हम लोग का लंग्स लोब में होता है, बताओ टुकड़ों में बटा होता है। डॉक्टर कोई काट कैसे, मतलब पूरा लोबे काट के हटा देता है, ठीक है। जब लोब काट के हटा देगा तो आप इतना दूर को फिर से कैसे बनाइएगा, है ना जी। तो यहाँ पे क्या आता है, डॉक्टर अगर नया स्टेम सेल ला के रख दिया जाए, वो स्टेम सेल क्या करेगा, इसको बना देगा, ठीक है, इससे डिवाइड करके बना देगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जगह पे कोई लड़का कहेगा सर कि पूरा लंग्स को बनाना है, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लोग के अंदर में अगर स्टेम सेल होगा सर, ठीक है, दिमाग लगा जी, पहले देखो एकदम इजी, पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद मेडिसिन पढ़ेंगे हम लोग। तो बायोलॉजी में ये है कि आपके शरीर में जो स्टेम सेल होता है एक टाइम यूज होगा, वो ऑर्गन बनाया, काम खत्म, है ना, क्लियर हुआ। अब भविष्य में आप जब डॉक्टर बन गए, या आप मान लीजिए एक पेशेंट है, आप पेशेंट इस तौर से कि आपके लंग्स में कुछ इंफेक्शन हो गया, डॉक्टर बोला लंग्स काट के हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो डॉक्टर कुछ हिस्सा काट के हटाएगा, ठीक है। अब तुम डॉक्टर को बोलोगे नहीं हमको वो लंग्स का हिस्सा फिर से बना दीजिए, तो डॉक्टर बोला पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो तुम बोले नहीं पॉसिबल है, किसी तरह से बना दीजिए, ठीक है।
तो डॉक्टर बोलेगा तभी बना सकते हैं जब आपके बॉडी में स्टेम सेल है ना। डॉक्टर कहेगा कि आपके शरीर का स्टेम सेल निकालेंगे, वो स्टेम सेल यहाँ पे लाकर रख देंगे, वो स्टेम सेल क्या करेगा, वो लॉस्ट पार्ट को फिर से जनरेट कर देगा। ठीक है, वहां लालच बढ़ेगा कि चलिए पूरा लंग से काट कर आ जाइए, फिर से नया लंग बना दीजिएगा, तो वो नहीं कर सकता स्टेम सेल, समझना राजन कहलाता है। जैसे मान लो हमको यहाँ पे सर गया पूरा इस तरह से, डॉक्टर काट करके ड्रिल करके हटा दिया, अजीब लग रहा है ये हमको, ठीक है जी। डॉक्टर को बोले कि हमको इसको ठीक कर दीजिए, डॉक्टर बोला कि हम स्टेम सेल डाल देते हैं, कुछ समय बाद डिवाइड करके इसको भर देगा जी। ठीक है, यही मेरा लालच बढ़ गया कि हम यहाँ से हाथे काट के हटा दें, हम कहेंगे डॉक्टर को यहाँ पे स्टेम सेल डाल दीजिए, आप पूरा ये बना दीजिएगा, तो वो नहीं हो सकता। दिमाग लगा क्या बनाता है, मतलब फ्यूचर में जब आप स्टेम सेल का, जैसे अभी आप लोग एमबीबीएस बनिएगा तो आप लोगों को है ना बताया जाएगा कि स्टेम सेल जो हम लोग के पास होता है उससे कुछ हिस्सा को हम लोग है ना रिपेयर कर सकते हैं, ऑर्गन जनरेट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ए छिपकली के जैसा आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वर्ल्ड डिजार्ट की जैसा आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, लग रहा है जी बात, थोड़ा सा रुको, स्टेम सेल पे देखते हैं, है ना, जाओ जाओ समझाओ। और भी किसका है बैच, और भी है जी, तुम्हारा भी है, कहीं पढ़ाएंगे, पानी नहीं पी लो, जाओ रे आज का, हाँ अरे बात जाएगी, टाइम तो हो गया इसको 25, 6:25 हो रहा है। कल भी लंबा क्लास चलेगा, देखिए इसके बाद हम लोग को ये भी पढ़ना है, पार्चुरेशन भी, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, सुविधा जी। चलिए सुनते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इस पे, क्योंकि नया मेडिसिन में ये सब आता है। इनर सेल मास हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनर सेल मास पढ़ने के बाद इनर सेल मास कितना वैल्यू क्यों है, फिर ये बराबर है इसके सम सेल आर स्टेम सेल आर स्टेम सेल। आपको लड़का हमको स्टेम सेल का डिफिनेशन पूछ रहा था, तो सम स्टेम सेल वैसे सेल होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करके पर्टिकुलर ऑर्गन में बदल जाते हैं, है ना। पावर ऑफ सेल टू डिफ्रेंशिएट इन एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन, पावर ऑफ सेल दैट कन्वर्ट इनटू दैट डिफ्रेंशिएट, विकसित हो जाता है, डिफ्रेंशिएट का मतलब विकसित होना, डिफ्रेंशिएटेड इनटू इनटू पर्टिकुलर ऑर्गन में, जो इनटू क्या, पर्टिकुलर ऑर्गन में, किसी खास ऑर्गन में बदल जाता है। अब हम एक पॉइंट लिख रहे हैं कि इंसानों में जो स्टेम सेल पाया जाता है वो स्टेम सेल क्या होता है, वन टाइम यूज होता है, एक बार। जैसे अभी आप लोग के पास आपको स्टेम सेल नहीं, लड़कों में आप किसी के पास स्टेम सेल नहीं रहा है जी, हम लोग के पास जो देखते हैं वन टाइम स्टेम सेल यूज था, वो हो चुका अब, ठीक है जी। अब आप दोबारा चाहोगे सर मेरा बॉडी कट गया हो फिर से बन जाए, वो नहीं होता। ऑर्गन लॉस हो गया तो फिर से ऑर्गन नहीं बन सकता है। हाँ, टिश्यू सबको लॉस हुआ है तो उसका कुछ रिपेयरिंग हो सकता है, जैसे चमड़ी में घाव वगैरह हो गया तो उसको ठीक कर देगा आपका शरीर, पर तुम चाहोगे पूरा ऑर्गन ही बन जाए, ब्लड बोन मैरो सब बन जाए, मतलब इतना तुम्हें क्या है सब, इधर में सर स्किन भी है ना जी, इसके बाद क्या आपको ब्लड का पाइप भी है, बोन भी है, कनेक्टिव टिश्यू है, वॉट एवर, बहुत तरह का चीज है जी, बहुत तरह का चीज आपका शरीर नहीं बना सकता है जी, ठीक है ना। इन ह्यूमन स्टेम सेल आर वन टाइम यूज, इन ह्यूमन स्टेम सेल आर वन टाइम यूज, वन टाइम यूज, एक ही दफा यूज होता है, दैट इज, है ना, इफ स्टेम सेल convert into organ, convert into organ, it means they lost the further differentiation, फिर आगे का डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है ना अगला पॉइंट क्या है सर, कि स्टेम सेल जो देखते हैं सर, ठीक है, स्टेम सेल है ना कैन प्रिजर्व,
इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है जी, ठीक है। इसको हम लोग जमा करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज, यही आपको लाइन हम समझाना चाह रहे हैं। आज के दौर में ना यही आपको, इस पे भी लाइफ इंश्योरेंस होता है स्टेम सेल का भी ना, आपको फ्यूचर यूज पहले लिख देते हैं। देखिए जब बच्चा जब माँ के घर में रहता है मतलब उसका स्टेम सेल क्या होता है, इनर सेल मास होता है। और हम लोग का जो अम्निकल कोड होता है ना वो भी स्टेम सेल का ही बना होता है। देखिए जब हम लोग माँ के घर में रहते हैं सर, यहाँ पे तो ऑर्गन बन रहा है सर, 7वां महीना आते तो सारा का सारा आपको स्टेम सेल बदल गया किसी खास ऑर्गन में। अब इधर एक भी जरा स्टेम सेल नहीं रहा, ठीक है। अगर ये लड़की का शरीर है तो यूटेरस में आपको स्टेम सेल मिलेगा। याद रहा इंडोमेट्रियम का दीवार भी क्या होता है, स्टेम सेल का बना होता है, ठीक है। और सर एक अम्निकल कोड जो देखते हैं, अम्निकल कोड के अंदर में भी जो सेल होता है ना स्टेम सेल होता है सर, यहाँ भी स्टेम सेल होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई माँ पढ़ी लिखी है, तो जान रहे कि आगे का माहौल बहुत ठीक नहीं है, मतलब पॉल्यूशन होगा, ठीक है। मेरे बच्चे को कभी हो सकता है रोड एक्सीडेंट हो जाए या उसको कभी है ना ऐसा लग जाए जिससे उसको कैंसर हो जाए, ठीक है। तो उसके बॉडी पार्ट जो खराब होंगे तो उसको हम ठीक करवा सकते हैं। पढ़ा लिखा आपको मैंने कि कपल है, ठीक है, करोड़ों रुपया उसके पास है, ठीक है। तो वो क्या करता है जब उसके बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो अपने बच्चे का है ना अम्लिकल कोड को प्रिजर्व करा लेती है। वाई है ना जी, अम्लिकल कोड को क्यों रखवा ले, जैसे देखिए यहाँ दरभंगा में क्या होता है, ऑपरेशन होता है, डिलीवरी हुआ तो अम्लिकल कोड को काट के हटाया जाता है ना जी। जब बच्चा जन्म लेता है उसको काट करके हटा दिया, ये बेकार पार्ट मान करके डॉक्टर इसको फेंक देते हैं, डिस्मेंटल डिस्पोज करा देता है। तो बड़े हॉस्पिटल में है ना जो पढ़े लिखे कपल होते हैं वो क्या करता है, वो स्टेम सेल को प्रिजर्व करा लेता है, ठीक है। भले सर ये आपको होता है कि आपको कच्चा में पैसा फेंकना जैसा होता है, हाँ जी, लेकिन ये बाद में कहीं काम आ जाए इस वजह से भी देखा जाता है। हम बताते क्या है ना जी। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग में जो स्टेम सेल होता है 9 महीने में पूरा का पूरा स्टेम सेल बॉडी पार्ट में बदल जाता है। क्या हो गया ये लाइन। और कुछ स्टेम सेल बच जाते हैं, कहाँ बच जाते हैं, अम्निकल कोड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जब डिलीवरी का वक्त आता है तो डॉक्टर इसको भी काट करके हटा देता है, लेकिन डॉक्टर उसको याद दिलाता है, और पढ़ा लिखा कपल है तो डॉक्टर उसको याद दिलाता है कि कुछ स्टेम सेल यहाँ भी पाए जाते हैं, अगर आप इस स्टेम सेल को बचा के रखते हैं तो भविष्य में काम आ सकता है। उस बच्चे को काम आ सकता है, उसके भाई को काम आ सकता है, उसके बहन को काम आ सकता है, उसकी मम्मी पापा को भी काम आ सकता है, उसके दादा दादी को भी काम आ सकता है, नाना नानी को भी काम आ सकता है, मामा सबको काम नहीं आ सकता। मतलब जब जनरेशन आगे बढ़ता है तो उसमें नहीं काम आए, ब्लड रिलेटिव में काम आता है। ब्लड आप अपने बारे में सोचिए, तो आपका ब्लड रिलेटिव कौन कौन होगा, ठीक है, आपका भाई बहन होगा, ठीक है, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके दादा दादी होंगे, ठीक है, उनसे भी डीएनए पास हुआ है, और नाना नानी भी हो सकते हैं, उनसे भी डीएनए मम्मी के जरिए आपके बॉडी में आया। और मामा मामी ना हो सकते, उनके साथ ब्लड रिलेटिव नहीं तो अलग के आप चेस्ट में चला गया जी, ना ही आपके चाचा चाची हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये भी आपको ब्लड रिलेटिव में नहीं गिना जाएगा जी, ठीक है। क्लियर हो जी क्या मतलब। तो पॉइंट ये है कि स्टेम सेल यहाँ पे जमा है, डॉक्टर इसको क्या क्या प्रिजर्व करा सकता है। प्रिजर्व कराने के लिए अक्सर जानते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता होगा। लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत सारे समय तक लाइफ तक नहीं कार्योजेनिक है ना, आपको कार्यो प्रिजर्वेशन याद है जी, कार्यो प्रिजर्वेशन क्या ठंडे चीज में इसको जमा करते थे, और इसको हम लोग कहाँ जमा कर लेंगे सर, आपको लिक्विड नाइट्रोजन में ला करके इसको जमा कर देंगे, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन तब तक जमा रखेंगे जब तक इसका यूज ना हो जाएगी, ठीक है। हम लोग क्यों इसको जमा कर रहे हैं सर, फ्यूचर में इसका इस्तेमाल हो सकता है जी, ठीक है। चलो हो रहा है जिम क्या बताना चाह रहे हैं, स्टेम सेल कुछ पाए जाते हैं और स्टेम सेल के बाद से कुछ भी ऑर्गन में चेंज होना है। अब मान लीजिए बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, और आगे जाकर के इसको आपको ओरल कैंसर हो गया, यहाँ पे सर गया पूरा, डॉक्टर तो उसको काट करके हटा देगा, ठीक है। अजीब लगेगा देखने में, लगा खुद अजीब लगेगा देखने में, है ना जी। कैंसर में देखो बड़ा ऑर्गन है वो काट के हटा दिया। अब वो लड़का बोले कि देखिए हमको खराब लग रहा है, कुछ ठीक कर देते उसको, तो विकल्प निकालते हैं, तो डॉक्टर बोले कि हम प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, पर फिर भी वो छुइएगा ना तो वो टूट जाएगा, है ना जी, कितना करेगा, गड्ढा बना हुआ यहाँ पे, कहे नहीं ये विकल्प अच्छा नहीं, कोई और विकल्प है। तो डॉक्टर बोले कि क्या आपने स्टेम सेल प्रिजर्व कराया था, या उसकी माँ से पूछा कि आपने अपने बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्व कराया, तो वहाँ बोली हाँ हम कराए थे इसके बचपन में स्टेम सेल, है ना। एक कंपनी आती है कॉड लाइफ करके, है ना जी, ऐसे बहुत सारा कंपनी, ऑनलाइन कंपनी कॉड लाइफ की कंपनी है। तो कॉड लाइफ एक ऐसी कंपनी है जो स्टेम सेल को प्रिजर्व कराती है, ठीक है। वो क्या होगा, जिस दिन है ना बच्चे का डिलीवरी होगा ना, तो उस दिन की डेट क्या है, जैसे ज्यादा हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है ना जी, तो डॉक्टर है ना उसको कंसल्ट करता है कॉड लाइफ वाले को, है ना, और माँ भी यानी कि उसके कपल से भी कंसल्ट रहता है। जिस दिन डिलीवरी के आसपास रहता है तो उस दिन जो डिलीवरी होगा तो जो अम्निकल कोड निकल रहा था सब, ठीक है, उसको काट करके ना डॉक्टर उसको प्रिजर्व कर लेता है और कॉड लाइफ वाले को दे देता है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है, और उसमें उस बच्चे का स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखता है जब तक उसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। 70 साल तक जी रहा है तो 70 साल तक उसको प्रिजर्व करता है, और एक खर्चा भी लेता है सर, मतलब कि 1 साल का खर्चा लेता है सर, 10,000 रुपए के आसपास वो खर्चा लेता है, ठीक है। पर मंथ पर आपको लगभग 900 से
1200 रुपया पड़ा जी, ठीक है खर्चा जी, ठीक है समझा ना। तुमको अगर पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, ठीक है मान लो लाइफ में कोई यूज नहीं पड़ा तो खराब हो गया ना जी वो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं ना जो आपको दे देता पैसा, ठीक है एक जैसे मान लीजिए 10,000 लगा तो साल भर में 10 साल का कितना लगेगा, 10 लाख 1 लाख रुपया लगेगा। ऐसे करके वो अपना प्रिजर्व करता है। इससे फायदा फायदा ये भी है सर, ठीक है उसमें प्लानिंग बताएगा वो लोग, वो हमेशा नहीं पैसा मांगेगा, ठीक है एक पीरियड तक ही पैसा मांगता है। जैसे 25,000 से 30,000 रुपये पैसा मांगेगा है ना 5 साल के लिए, ठीक है। और मांगने के बाद वो आपको कहता है हम आपका इंश्योरेंस भी कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से है ना आपको मेडिकल हो गया, मतलब कोई बीमारी हो गया आपको, ठीक है और खर्चा और पड़ रहा है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ गया या कुछ और ऐसा पड़ गया, और जो खर्चा होता है वो खर्चा का है ना 80% हिस्सा हम बियर करेंगे, ठीक है मतलब कंपनी, मतलब आपको ये ना लगे कि हम ठगा रहे हैं मेरा पैसा जा रहा है, मतलब वो एक कंपनी का पॉलिसी है ताकि आप उसके पास अपना सामान जमा कराए, ठीक है समझा राजन कहलाता है। तो कॉर्ड लाइफ एक कंपनी है जो स्टेम सेल को प्रिजर्व करता है। वो करता क्या एक्चुअली में, वो आपको है ना इस अम्निकल कोड को जमा करके रखता है। आप सिचुएशन समझो, वो लड़का जो आपको ऑरल कैंसर हो गया था, इसका सर गया था पूरा इलाका, डॉक्टर बोला कि आपको हम स्टेम सेल को ठीक कर सकते हैं, ये जो पूरा इलाका से हल्का फुल्का खराब हो चुका है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा है ना उस कंपनी को फोन करेगा जहां पे उस बच्चे का स्टेम सेल जमा था, वहां से स्टेम सेल निकालेगा, उसका कुछ हिस्सा आपको क्या करेगा इंसर्ट करेगा, और 1.5-2 महीना तक क्या होगा वो सेल आसपास के टिश्यू को देख करके अपने आप को वैसे ही डिवाइड करने लगेगा जैसा उसको होना चाहिए। स्टेम सेल का प्रॉपर्टी होता है जैसा सेल टिश्यू आसपास देखा वैसे ही हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है डिवाइड करना शुरू करता है, और उस इलाके को भर देता है जो इलाका उसका खराब होता है, ठीक है। लगा दिमाग क्या नाता है, हमेशा के लिए स्टेम सेल ना रहेगा, जब ऑर्गन अच्छा खासा बन जाएगा तो स्टेम सेल अपना प्रॉपर्टी लॉस कर देगा जी, ठीक है समझा रहा क्या नाता है। छिपकली समय क्या था, जिंदगी भर के लिए रहता उसके पास स्टेम सेल, जब जब अपना पूछ को तोड़ेगा तब तक वो अपने पूछ को फिर से जनरेट कर सकता है। बट हम लोग के पास स्टेम सेल जैसा होता है वो वन टाइम यूज होता है, ठीक है। इसमें से एक का दुका ही निकाला, अभी करोड़ों है, मतलब करोड़ों बार ऑपरेशन करा सकता है अपना, ठीक है। पहले पढ़ा हम क्या समझ रहे हैं, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एक नया टॉपिक आ गया आप लोग के सामने में। नया एमबीबीएस का जो टॉपिक सब होगा ना, जब आप लोग है ना मतलब कि जब एमबीबीएस बनिएगा तो आप लोग किसी को कपल को सजेस्ट कीजिएगा या उसको मतलब एजुकेट कीजिएगा, बताइएगा कि भाई स्टेम सेल का क्या रोल है। स्टेम सेल से बहुत किडनी में कैंसर हो गया है ना, कोई लंग्स खराब हो गया, कोई पार्ट में गोली लग गया, उससे पूरा इलाका छेद बन चुका है, उसको ठीक करना है तो आप इसका इस्तेमाल करवाइएगा स्टेम सेल से। तो ये भी तो विकल्प है, दूसरे आदमी का ऑर्गन ले लेंगे, भाई दूसरे आदमी का ऑर्गन नहीं देना तो आपका डब्ल्यूबीसी भरक जाता है, डब्ल्यूबीसी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता रहता है, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। इससे अच्छा सबसे अच्छा क्या है स्टेम सेल, और अपने ही खानदान का। हाँ ये भी बात है कि मेरा स्टेम सेल आप लोगों को नहीं लग सकता क्योंकि मेरा डब्ल्यूबीसी है ना, आप लोगों का डब्ल्यूबीसी अपना पराया समझता है, ठीक है। अभी हम बोले भी थे अगर हम अपना स्टेम सेल प्रिजर्व कराएंगे तो मेरे लिए काम करेगा, मेरे बच्चे में काम करेगा, ठीक है, और मेरे मम्मी पापा में काम करेगा, मेरे नाना नानी में काम करेगा, है ना, इतना ही ब्लड रिलेटिव में काम करेगा। अननोन आदमी को हम स्टेम सेल नहीं दे सकते, वहां पे फिर से वही हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी उसको रिजेक्ट करने लगेगा। समझ आ रहा है क्या होता है, लग रहा है दिमाग क्या होता है, ऐसे पाई कार्ड बनाते समझ आ जाएगा। स्टेम सेल मान लीजिए ये आपको ये बच्चा हुआ ना जी, ठीक है, उसके मम्मी पापा जो होता है उसको मम्मी पापा है ना, चाइल्ड है तो चाइल्ड में जितना भी ब्लड रिलेटिव है तो ब्लड रिलेटिव होगा उस समय सर क्या काम करेगा सर, आपको स्टेम सेल काम करेगा, ठीक है, मतलब ब्लड रिलेटिव होगा स्टेम सेल वर्क करेगा, ठीक है। अब इस चाइल्ड का ब्लड रिलेटिव कौन हो सकता है, फादर मदर हो सकता है नहीं, और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी हो सकता है, मैटरनल साइड भी और पैटर्नल साइड भी, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी हो सकता है, ठीक है, और ब्रदर और सिस्टर भी हो सकता है, ब्लड रिलेटिव ब्रदर एंड सिस्टर उसमें भी काम करता है। अब कोई लड़का कहे सर नहीं हुआ ऐसा कुछ है ना जी, मेरे लिए तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा ऐसा कुछ प्रिजर्व नहीं कराए, ठीक है जी। तो एक तरीका और भी है, ठीक है, वो तरीका ये कि आप अपने आने वाले जनरेशन में ये प्रिजर्व करा सकते। देखो ना ये लड़का नहीं प्रिजर्व कराया लेकिन अपने बच्चे में प्रिजर्व कराया तो उसका भी ना इम्यूनिटी बन गया है ना जी, किलो इन परसेंटेज में भी काम करता है। ये बात तुम लोग ध्यान रखना कि नहीं कि 100% काम करेगा, 100% तो लड़के में ही काम करेगा। अगर आप मेरा बॉडी पार्ट खराब हुआ हम अपना ही स्टेम से लगाए तो मेरे अंदर 100% सक्सेस होगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई बहन में होता है 80% सक्सेस होने का चांस रहेगा क्योंकि डीएनए हल्का फुल्का चेंज करता है ना जी, हर दो आदमी का एंटीजन एक जैसा है ना, है लग रहा है बात सुन, एंटीजन नहीं समझ रहे हो, सेल के ऊपर में सब था एंटीजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में वैसा कुछ है ना जी। और मेरे मम्मी 60% काम करेगा, ठीक है, 60% चांस है डॉक्टर बोलेगा कि काम कर जाएगा, ठीक है, 40% चांस है रिजेक्ट होने का। अगर हम मामा मम्मी में डालते या चाचा चाची में डालते हैं तो 10% काम करने का चांस होता है, ठीक है, 10%। और आप लोग को अननोन आदमी को देते हैं आप लोग को 2% 3% काम करने का चांस होता है। क्लियर हुआ जम क्या रहता है, 2% 3% डॉक्टर थोड़ी डिस्प्लेगा इतना, पहले पढ़ा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये सब बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आपको लगा कैसे अब मतलब आपको लड़की का सर हम तो स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं कराएं, लेकिन फीमेल बॉडी में याद कीजिए यूटेरस भी है, इंडोमेट्रियम की दीवार से स्टेम सेल आ ही रहा है सर, मतलब वो चाहे तो किसी भी रैंडम मौसम में रैंडमली अपने बच्चे को
है ना स्टेम सेल आपको इंसर्ट करवा सकती है। हमने क्या था अभी स्टेम सेल उसके बच्चे में भी काम, भले 60% काम तो क्या ना, लग रहा है दिमाग क्या होना चाहिए। तो फीमेल में 3 जगह से आपको 2 जगह से स्टेम सेल मिलता है, ठीक है। एक तो होगा सर कम्युनिकल कोड और एक होगा इंडोमेटेरियम, है ना, यानी यूटेरस। हमारे में स्टेम सेल हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपको, है ना, आपको स्टेम सेल आपको अम्बिलिकल कोड मतलब उसके बच्चे का अम्बिलिकल कोड भी स्टेम सेल के जैसा काम कर, या उसका अपना अम्बिलिकल कोड भी काम कर सकता है। स्टेम सेल होता है जी। 2013 में एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इसलिए मिला था, वो किसी भी सेल को स्टेम सेल में कन्वर्ट कर लिया था। मतलब यहाँ पर जो स्किन सेल है उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। 2013 का जो रिसर्च था नोबेल प्राइज मिला था उसको। नेक्स्ट देखिए अमेरिकन साइंटिस्ट है वो, और उसने लैब में स्टेम सेल बना दिया था। और जादू है आपका, इतना भी टेंशन नहीं है सर आप, है ना। मतलब नया जो फीचर आएगा आपको 2025 के उसका चीज में, सर आपको ये बनेगा कि स्टेम सेल आप लैब में क्रिएट कर सकते हो, अपने ही सेल को स्टेम सेल में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उनका कहना था, मतलब सिंपल शब्द, वो जो कैसे लैब पे स्टेम सेल बनाए थे उसका कुछ हमको हिंट देते आप लोगों को, ठीक है। जैसे कभी देखिए जंगली जानवर सबको क्या पालतू कैसे बनाता है कोई भी आदमी, है ना जी। जैसे जंगल में कोई शेर को पकड़ा और उसको सर्कस में काम लेना है तो कैसे करेगा, तो वो लोग क्या करता है सर्कस का आदमी, उस शेर का पैर बांध करके पिछला पैर, है ना जी, और उल्टा टांग देता है, ठीक है। अलावा 4 दिन 7 दिन ऐसे जाना बिना खाए पिए रखता है जी। जब जब चिल्लाता था तो उसको भाला भोगता रहता है जौरन के पास, ठीक है। और उसके बाद 4-5 दिन जब वो पूरा हार मतलब पूरा छटपटाएगा ना, 4-5 दिन तक किसी दोस्त से चाहेगा, निकलना चाहेगा, कैसे भी भागना चाहेगा, तो जान रहा है कि इसको नहीं निकलने देना, मारा भी जा रहा है, इतना मारा जाता है कि मौत उसका करीब आ जाती है। जब वो मौत को देख लेता है ना, तो समझ जाता है, डर नहीं लगता है ना जिसको, ठीक है, मतलब डर लगेगा ना उसके बाद, है ना जी, तब उसको खाना जाएगा, ठीक है। और फिर 4 दिन तक भूखे रखा रहता है, ठीक है। और जब 4 दिन तक भूखे रखता है तो फिर उसका अपने की छटपटाना चाहिए। अब वो जान रहा है कि हमको भूखे रखा जा रहा है इसलिए क्योंकि हम छटपटा रहे हैं, वो छटपटाना छोड़ देता है, ठीक है। और उसको धीरे धीरे खाना मिला, फिर वो धीरे धीरे पालतू हो जाता है। हिमालय राजी जंगली जानवर को कैसे पालतू मिला जाता है, जैसे जंगली हाथी को कैसे पालतू मिलाया, उसका पिछला टांग को पकड़ के पेड़ में उल्टा लगा देता है, ठीक है। और छटपटाते रह जाता है, वो अपने टांग को वो नहीं छुड़ा पाता है, ठीक है। तो लोहा सिक्कर लगा करके खूब भूखा जाता है, उसको भाला गर्दन में भूखा जाता है, और इतना टॉर्चर किया जाता है उसको, ठीक है, कि अगले दिन होकर के वो सरेंडर कर देता है कि भाई अब हमको, है ना, आप जैसे कहिएगा वैसे नहीं, आप लोग खूब टॉर्चर करेंगे। तो वो होता है ना कि आपका तो सब ठीक है, आप ही लाइफ मेरा संभालिए, ठीक है, हम आपके गुलाम जैसे काम करते, स्लेव जैसा नहीं रहता है इस तरह से। तो पॉइंट यहाँ पे वही बात हो जाता है, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट का लैब में ना एक्सेल को रखा और उसको तब तक ने खाना दिया जब तक वो मरने न लगे, है ना जी, मरने का नाटक न करने लगे, मरने का सिचुएशन आ जाए, तब तक भूखा रखा गया, ठीक है। आज तब तक भूखा रखा गया, ठीक है। तो उसको खाना दिया जब जब मरने के करीब था, है ना जी। ऐसे नहीं 1-2 दिन में हो जा रहा है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 4 साल लग गया था उसको एक्सपेरिमेंट करने में। उसने क्या किया था आपको ना, मतलब कि मतलब नहीं होता कि उसको जब मरने तक करीब आ जाता था तब उसको खाना देता था, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि उसको खाना उस फॉर्म में दिया, जैसे देखिए हर एक सेल को अलग अलग डिमांड होता है। मान लो यहाँ पर का जो सेल सब है, इस सब सेल को है ना सर आपको ग्लूकोज चाहिए सर, है ना, ग्लूकोज ही खा सकता है, ठीक है। जो सेल पे जिसने उससे टॉर्चर किया था, मान लो कि वो साइंटिस्ट जिस पे टॉर्चर कर रहा था उसको मान लेता था, देख ले फ्रक्टोज खाना पसंद था, फ्रक्टोज मिल रहा था, ठीक है। तो उसको तो पहले टॉर्चर किया खूब साइंटिस्ट, 4 दिन 5 दिन पे खाना देता था उसको, मरने पे आ जाता तब खाना देता था। एक दिन क्या हुआ कि ग्लूकोज रख दिया, खाना नहीं दिया कुछ। अब इस सेल को जिंदा रहना है तो क्या किसमें बदलना पड़ेगा, इस तरह के सेल में बदलना होगा, तब ना वो ग्लूकोज को खा पाएगा। कुछ लग रहा है दिमाग में, तो ये देखो समझ में आ रहा है, मतलब हमारे डीएनए में राज छुपा होता है। कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो स्टेम सेल में वापस बदल सकते हैं, ठीक है, क्लियर बाजी। जैसे याद है ना परमानेंट सेल प्लेमेस्टेमेटिक में बदल सकता है, वैसे यहाँ पे भी है। कुछ सेल देखो ना, बना सबसे कौन सबसे है, सब यहीं से ना बना, इनर सेल मास है ना, वो सब छोड़ देना नहीं कहता कि आप गुंडागर्दी छोड़ दिए, लेकिन उसको याद दिलाया जाएगा फिर से क्या बोलते हैं, उसी में चल जाएगा ना जी। नॉर्मल सेल स्टेम सेल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। 2013 में मेडिकल में एमबीबीएस में ये साबित हुआ था जी, ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, अमेरिका का था, उसका नाम हमको नहीं याद रहा, हम नाम आपको कभी बता देंगे। और वो साइंटिस्ट बताते उसकी कहानी में इतना है कि वो बायोलॉजी में पहले वहाँ अमेरिका में क्या होता है, जैसे अभी यहाँ भारत देश में 1+5+6 करके नॉर्म आया है, मतलब 5वीं क्लास में आपका सब्जेक्ट डिसाइड हो जाएगा। अब जो नया शिक्षा नीति आया है, तो पहले था ना 10th के बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, लेकिन आपका जो दौर का 5th क्लास के बाद ही आपको बच्चे को सब्जेक्ट मिल जाता है। अमेरिका में यही पॉलिसी चलता है। तो वो है ना 5वीं क्लास में बायोलॉजी ले लिया था, और बायोलॉजी का परफॉर्मेंस उसको हमेशा लास्ट रहता था, 150 में से उसका 150 रैंक रहता था, मतलब 150% उसका 150वां रैंक रहता था। और उसका टीचर है ना उसको रिपोर्ट बना करके उसके पेरेंट को भेज दिया था कि आप अपने बच्चे को आप बायोलॉजी पढ़ाना छोड़ा दीजिए, है ना, कुछ बिजनेस या कोई और सब्जेक्ट दिलवा दीजिए ना। तो बहुत उसको है ना हमको ठेस लगता है। अब देखो उसके बाद उसने 2013 में नोबेल प्राइज जीता, कम एज में ही नोबेल प्राइज जीता, 32 से 34 साल में नोबेल प्राइज जीता है जी। इस हिसाब से उसके लिए काफी बड़ा अचीवमेंट हुआ ना। स्टेम सेल सोचिए आप लोगों के लिए, आप इतना जब आप हिंट दे रहे हैं तो आप लोग भी समझ गए होंगे सर आगे भविष्य में इलाज वगैरह होगा बिना रिजेक्शन किए हुए, मतलब नहीं होता कि अभी हम लोग किसी दूसरे से ब्लड ले लेते हैं, किसी दूसरे का बॉडी पार्ट ले लेते हैं सर। तो भविष्य में ऐसा होगा कि हमको स्टेम सेल से लैब में हम लोग ब्लड बना लेंगे, लैब में हम लोग क्या बनाएंगे, बॉडी पार्ट बना सकते हैं, ठीक है, समझा रहा है। इसको 3D प्रिंटिंग कहते हैं। कभी आप नाम सुनते 3D प्रिंटिंग से घर बना लिया, मतलब क्या लैब में आपको क्या क्या पूरा ढांचा बना लिया,
और उसके बाद सीधे जाकर साइड पे डाल दिया। उसी तरह से लैब में ऑर्गन बना लिया और बॉडी में फिट कर दिया। किसकी मदद से? स्टेम सेल की मदद से। स्टेम सेल की मदद से आपने बॉडी में लैब में पूरा ऑर्गन बना लेगा और उसको बॉडी में फिट कर देगा। हो गया समझा दिए। अब आइए आप सिलेबस में आते हैं। चलिए सिलेबस में आ गए, ठीक है। सब अगले दिन से ऑनलाइन आएगा, ठीक है। इतना टॉर्चर करिएगा। आज जाके आई भी नहीं किया। चलिए नया टॉपिक आएगा टेराटोजेंस। हम लोग के लिए नया टॉपिक आ रहा है टेराटोजेंस, है ना जी। अल्ट्रासाउंड भी एक टर्म आता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से है ना लड़का लड़की पता लगाना बहुत गंदा बात होता है, ठीक है। अपने देश में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। पढ़े लिखे लोग भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो लोग इंतजार करता है कि बच्चा में लड़का जन्म ले तो अपना पीढ़ी संभाले, घर संभालेगा, पर ऐसा नहीं है जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि है ना फीमेल का भी उतना ही हिस्सा नहीं, बेटी का भी उतना हिस्सेदारी है जितना बेटा का हिस्सेदारी होता है ना। बहुत लगा है वो तो वहां भी तो जाते हैं अपने ससुराल में तो जमीन लेगी, इधर भी जमीन लेगी। समझ नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं ऐसा बात नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। जमीन तो उतना ही चाहिए ना जितना मरने के लिए जितना होता है। नाप करके 6 फीट का मेरा जमीन चाहिए ना, क्या जी उससे ज्यादा जमीन थोड़ी लेके जा सकती हो, है ना। इस धरती पे तो आप उतना ही जमीन ले जितना आपका शरीर का आकार होगा। और हिंदू धर्म में तो और छोटा जमीन चाहिए, मतलब उतना ही बड़ा में हो जाएगा काम, ठीक है। जला फुला करके उतने उतने गाड़ करके पिरामिड बना दिया जाएगा, ठीक है। मुस्लिम धर्म में हुआ तो क्या 6 7 तक और 6 फीट के था आपको 6 फीट का जमीन चाहिए, क्या जी 10 कट्ठा चाहिए, है ना। नहीं ना जी। क्या कितना चाहिए? तो देखिए, तो हम बता रहे थे कि आपको है ना एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम क्या टेराटोजेंस, है ना। उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। पहले टेराटोजेंस पे डिस्कस करते हैं। टेराटोजेंस, है ना। टेराटोजेंस से भी पहले हम एक और डिस्कशन किए थे, है ना। वो इनर सेल मास कैसे कैसे आगे बढ़ता था। हम आपको हार्ट भी पढ़ाए थे, ठीक है। और हार्ट जो पढ़ा रहे थे, ये हार्ट कैसा दिन बनता है? फर्स्ट मंथ में बन जाता है, ठीक है। पहला मंथ में क्या बनता है? हार्ट बनता है जी। जब हार्ट बनता है ना तो हार्ट जो बनता है उसका दिल का धड़कन, जब बच्चा जब हम लोग माँ के गर्भ में रहता है 240 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में। अभी 1 मिनट में 72 बार दिल धड़क रहा होता है, और उस टाइम में 240 बार धड़क रहा होता है, ठीक है। 240 है ना वो बीट पर मिनट होता है, ठीक है। याद हुआ ना जी? 200 ये भी लिखो साइड में कहीं पे, 240 बीट होता है पर मिनट होता है, ठीक है। और ऐसे घटते 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 क्या होता है, जब 3 महीना का गर्भ आता है तो आपको 140 से लेकर के 180 तक हो जाता है, ठीक है। 180 तक आपको दिखाई देगा, बीट दिखाई देगा पर मिनट, है ना जी। किलोमीटर कहलाता है। और घटते घटते क्या होगा सर आपको, है ना 70 पे आ जाता है। जन्म लेते वक्त बच्चे को दिल 100 बार धड़कता रहता है, और अभी आपके इस एज में आपको 70 से 72 बार दिल धड़कता होगा, ठीक है। समझा रजम कहलाता है। और ये धीरे धीरे आपका साइज बढ़ने की वजह से होता है, ठीक है। पता है कि हार्ट बीट है ना सर, जितना छोटा ऑर्गन रहेगा उतना ज्यादा हार्ट बीट फास्ट है। चूहे का दिल ज्यादा धड़कता है तेजी से एज कम्पेयर हाथी की तुलना में। हाथी आपको 12 से है ना 18 बार ही दिल धड़का पाता है, या ज्यादा डरेगा हाथी तो 40 बार दिल धड़का पाता है 1 मिनट में जी। लेकिन उतना ही समय में आपको 250 बार धड़का लेता था क्या नाम है आपको रैट, है ना जी। समझा ना, 1 मिनट में 250 बार दिल धड़कता है। कितना जितना छोटा जानवर होगा हार्ट बीट उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा जी, ठीक है। समझा ना जी। हम लोग जब माँ के घर में रहते हैं तो 240 टाइम्स हार्ट बीट रहता है पर मिनट का पहला महीना में, ठीक है। धीरे धीरे घटने लगता है, 3rd मंथ में आते आते या 5th मंथ में आते आते सर कितना हो जाता है ना, इतना हो जाता है। और उससे आप नीचे जाएंगे तो सर और नीचे आपको नीचे घटते चला जाता है क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना बॉडी का जी, दैट्स व्हाई, है ना जी। उसके बाद हार्ट बीट को कैसे पता लगा सकते हैं? स्टेथोस्कोप की मदद से लगा सकते हैं। बहुत सी माँ जो गाँव में रहती है उसको कैसे पता चला कि वो माँ बन चुकी है, ठीक है जी। एक तो तरीका एसटीजी याद कीजिए, प्रेगनेंसी किट, 7वां दिन पता लगा सकते हैं, नहीं था प्रेगनेंसी किट था एक एसटीजी हार्मोन है उससे लगा सकते हैं, 7वां दिन पता लग सकता है उससे। और उसके बाद तो सर 20 दिन बाद ना, 20 दिन बाद जब उसको दो दिल का धड़कन सुनाई देगा, एक तो सर नॉर्मल जब सोई रहेगी तो एक नॉर्मल दिल का धड़कन है, एक बड़ा तो तेजी से दब दब करता सुनाई देगा, तो समझ जाएगी उसको बॉडी में कुछ है। जब डॉक्टर चेक करेगा स्टेथोस्कोप से तो समझ जाएगा यहाँ पे एक बेबी आ चुका है, ठीक है। ये भी होगा दूसरा तरीका। और भी तरीका है जिससे वो माँ बन गई इसका पता चल जाए, ठीक है जी। चले पड़ा जी, लेकिन 2 तरीका भी हम आपको बोर्ड पे बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 3रा महीना तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, याद कीजिए आपको ये भी बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार बंद हो गया 3 महीना तक तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो गई। चलो भाई ये भी तरीका उसको पता लगाने का, ठीक है। अब आइए टेराटोजन, वो केमिकल, वो फिजिकल एजेंट जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है, उस केमिकल को क्या कहते हैं? टेराटोजन। माने कोई प्रेग्नेंट लेडी है और हम उसको डांट रहे हैं तो हम उसके लिए टेराटोजन हो जाएंगे, क्योंकि
आवाज आ रहा है जी? हेलो? यस सर। आ रहा है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको टेराटोजेंस पढ़ा रहा है, वो केमिकल, वो फिजिकल एजेंट जिससे आप क्या पढ़ते हैं, मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी को उसके बच्चे पर असर पड़ता हो। जैसे माँ अगर ड्रग्स ले रही है उसके बच्चे पर असर पड़ेगा इसका। माँ अगर सिगरेट पी रही है तो उसके बच्चे पे असर पड़ेगा। माँ अल्कोहल ली है उसके बच्चे पे असर पड़ता है। ऐसे केमिकल जो उसके बच्चे पे असर करता हो, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना? ऐसे केमिकल को टेराटोजेंस कहते हैं। और शुरुआती 3 महीना जो होता है सर बहुत खतरनाक होता है ना? इस दौरान है ना कोई भी केमिकल उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर 3 महीना को बचाने के लिए उसको फॉलिक एसिड में बहुत तरह का दवा देता है ताकि बच्चे को कोई कमी ना हो। फॉलिक एसिड ब्लड बनाता है बच्चे के लिए, बच्चे को दिक्कत ना हो, इसमें काम करता रहता है। ठीक है, तो टेराटोजन वो एजेंट होता है जो नुकसान पहुंचाता है। पहला 3 महीना बहुत सेंसिटिव होता है, बच्चा मर सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करता है सर, आपको टेराटोजन का इस्तेमाल क्या मतलब बचाने के लिए डॉक्टर तरह तरह का दवा देता है। फिर सेकंड मंथ आते आते, मतलब सॉरी सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते, ट्राइमेस्टर समझते हैं? 3 महीना को ट्राइमेस्टर करते, सेमेस्टर होता है ना 6 महीने को, उसी ट्राइमेस्टर होता है। तो पहला 3 महीना बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो देखते हैं सर आपको हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, और सेकंड ट्राइमेस्टर जो देखते हैं ये नॉर्मल हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर और भी ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, मतलब उतना उसको दिक्कत नहीं होगा बच्चे को जितना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखेगा। वो देखिएगा बहुत सारा प्रेगनेंसी क्या था नहीं लंबा हो पाता, क्या है कि पहले ट्राइमेस्टर में बच्चा खराब हो गया। ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि बच्चे में कुछ ना कुछ बीमारी आ गया, हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। ठीक है, बाकी सब ट्राइमेस्टर में ठीक ठाक रहता है। टेराटोजन समझा दिए क्या? चलो होगा जी, क्या सब बोलना चाहे? चलो रीडिंग देते हैं पहले हम लोग, है ना? असाइनमेंट का रीडिंग देते हैं। एनसीईआरटी भी पैरेलल होते जा रहा है जी। ठीक है, अब एक टॉपिक रह जाएगा पार्चुलेशन, आज ही पढ़ा के भेजेंगे। ठीक है, तब हम लोग कल मिलेंगे तो ट्विंस पढ़ेंगे। ठीक है, कल का जो क्लास होगा ट्विंस से होगा, कल ही खत्म हो जाएगा ये पेज, है ना? आज ही खत्म कर सकते थे, बट पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। ये वाला लाइन, ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, है ना जी? यहाँ से द ह्यूमन प्रेगनेंसी हैज लॉस्ट 9 months व्हिच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इंसानों में जो देखते हैं प्रेगनेंसी 9 महीने का होता है, इसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है ना बिगिनिंग विद 1 month, है ना, प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एम्ब्रायनिक हार्ट फॉर्म होता है। इसमें लिख दीजिए 240 बीट पर मिनट, है ना? द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, है ना, बच्चा आ चुका है, इसका कैसे संकेत मिलेगा? लिसनिंग केयरफुली द नोटिस ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की मदद से जब हम लोग हार्ट साउंड सुनेंगे तो ये ज्यादा आपको बेहतर आपको नहीं कि ग्रोइंग फीटस का संकेत देगा। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट, हाथ पैर बनने लगता है और साथ साथ उंगलियां बनने लगती है। डिजिट माने उंगलियां होता है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने का गर्भ हो जाता है, जैसे जेनाइटल ऑर्गन बन जाता है ना जी? और साथ साथ एज वेल एज डेवलप मतलब लिम्स भी डेवलप कर जाता है, हाथ पैर भी बढ़िया से डेवलप कर जाता है, लिम्स भी डेवलप है। सेम साइंस कॉलेज में देखिएगा और या मिलेट कॉलेज में वो 3 महीने का फीटस रखा हुआ है जी। ठीक है, और उसमें देखिए ऑर्गन सभी दिखाई देगा जी, पेनिस से तो पेनिस होगा, भेजाना हो तो भेजाना होगा जी। ठीक है, समझा राजम क्या होना चाहे? उसके बाद आइए नेक्स्ट करा कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। फीटस जो बच्चा जो है ना माँ के घर में हिलने डुलने लगता है। ये माँ के घर में हिलने डुलने इसलिए लगता है सर क्योंकि सर ये आपको 5th मंथ में आ चुका है, सब शरीर से उसका बॉडी सब आपको अपियरिंग हेयर, अब माथे पे बाल भी आ जाता है, हेड पे जो बाल आता है ये 5वें महीना में आ जाता है। ठीक है, छठा महीने पूरे शरीर पे बाल आ जाता है। 6 मंथ में पूरा बॉडी पे फाइन हेयर आ जाता है और आई लैश सेपरेट कर जाता है, आंख खोल लेता है बच्चा, आई लिड सेपरेट एंड आई लैश फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर फुली डेवलप हो जाता है बच्चा बॉडी से बाहर आने के लिए। ठीक है, इसी में साइड में लिखो 7 मंथ में लंग्स बनता है। 7 मंथ में क्या बनता है? लंग्स बनता है जी, नहीं लिखा हुआ लिखना पड़ेगा नहीं, 7 मंथ में लंग्स बन के आ जाता है जी। ठीक है, एक और बात है जो हम लोग में जो ये है ना फिंगरप्रिंट बनता है ना जी, ये फिंगरप्रिंट क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बनता है। जब एमनियोटिक फ्लूइड जो चलता रहता है, माँ हिलेगी डुलेगी तो उसके हाथ और उंगली सब पे छापा बनने लगता है सर, ये पूरे स्किन सब इस सब पे लाइनिंग बना हुआ है, तब गौर कीजिएगा यहाँ सब पे भी लाइनिंग आपको दिखाई देगा जी। समझा राजम कहना चाहे? तो सर फिंगरप्रिंट कब बनता है? जब एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेशर बनने से आपके पूरे बॉडी पे मार्किंग बनने लगता है। मार्किंग में लाइनिंग वगैरह सब बनना शुरू हो जाएगा। आपको दिखता तो यही वाला सब है, ये सब लाइनिंग दिख रहा होगा, ये मोटा लाइनिंग सब बनना क्योंकि बच्चा हाथ ऐसे मोड़े रहता है ना, इसलिए ये लाइनिंग ज्यादा गहरा बन जाता है। ठीक है, समझा ना? बाकी सब लाइनिंग एकदम पतला पतला बन रहा है, ये पतला पतला लाइनिंग इसलिए बनना है सर क्योंकि ये सब पे एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर होता है। कभी भी 2 आदमी का एक जैसा आपको नहीं हो सकता। ये मैथमेटिक प्रोबेबिलिटी है कि सर 1.5 करोड़ में एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जिसका 2 आदमी का फिंगरप्रिंट ऐसा, मतलब सोचो उसकी माँ और है ना दोनों की माँ जो है एक ही जैसा मूवमेंट की अपनी लाइफ में 9 महीना के दौरान जो चलती फिरती है ना माँ, उठती बैठती है ना माँ, ठीक है जी, दाएं बाएं घूमती है ना, उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर बनता है और उस एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेशर से हाथ पे पूरे बॉडी पे मार्क बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी कभी बर्थ मार्क बहुत ज्यादा ही गहरा हो जाता है, कभी कभी ज्यादा देखिए कहीं कभी ब्लैक स्पॉट ज्यादा बन जाएगा, आपको बर्थ मार्क नहीं कहते हैं, है ना? तिल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तिल अलग चीज है ना?
बर्थ मार्क कभी देखेगा वो दाग जैसा दिखाई देगा, तो वो इसके लिए होता है कि अम्नियोटिक फ्लूइड कहीं पे ज्यादा ही प्रेशर करने लगता है, इसलिए कभी देखा कहीं भी शरीर बन जाएगा आपके शरीर में। पहले पर क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जल गया होगा तब, ठीक है, स्किन है ना, जल गया होगा तब होगा। हाँ नहीं, जल गया होगा या नहीं तो सर उसका मतलब ये क्या होगा, तेल लगा हुआ हाथ में, ठीक है, जो उसके गड्ढा को भर दिया, जैसे हाथ पोछ, नहीं नहीं हाथ पोछना पड़ेगा उसको, है ना, फिर उसके बाद तो जल गया होगा या स्किन खराब हो गया होगा, ठीक है, तभी उसके पैर का फिंगरप्रिंट ले सकते हैं या इंडेक्स फिंगर ले सकते हैं, है ना जी, जल जाने से भी फिंगरप्रिंट उड़ जाता है। पर फिंगरप्रिंट किससे आता है, एमनेटिक फ्लूइड के प्रेशर से आता है। हम दो आदमी का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं हो सकता है, हाँ कोई नहीं ठीक से डिफरेंस कर पाए तो लग जाएगा एक जैसा है, बट कहा दो आदमी का फिंगरप्रिंट 1.5 करोड़ में एक ऐसा बंदा हो सकता है जिसका दो आदमी का फिंगरप्रिंट एक जैसा हो, ठीक है जी। पर मैक्सिमम चांस में क्या होता है, फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, चाहे ट्विंस ही क्यों ना पैदा हो, जीरो बच्चा ही क्यों ना पैदा हो, दोनों का एक जैसा फिंगरप्रिंट नहीं होगा, आधार कार्ड दोनों का अलग अलग बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर उसका फिंगरप्रिंट क्या आपको अलग अलग होगा। समझा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं, तो पॉइंट समझिए अगला लाइन में, है ना, उसमें हम लोग देख लिए टेराटोजेन, केमिकल पैथोजन या विच डैमेज द फीटस, जो फीटस को डैमेज करता है, एम्ब्रायो को डैमेज करता है, उसको टेराटोजन कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो देखते हैं, है ना, वेरी सेंसिटिव टू द टेराटोजन, ये टेराटोजन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है ना जी। टेराटोजन में कॉज डेथ ऑफ द फीटस, है ना, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर कुछ लेस सेंसिटिव हो जाता है, मतलब बच्चा कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, चले। अब एनसीईआरटी में लगभग बहुत सारा खत्म हो गया जी। अब एक रह गया पार्चुलेशन, एक रह गया लैक्टेशन, है ना, एक बोनस होगा सीबीएसई वाले के लिए, जिसमें क्या होगा, ट्विंस के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। बोले कि छोड़ दे, हाँ क्या है, क्या है, लगभग 1.5 महीना का छुट्टी देंगे हम आप लोग को, आप ठीक है, हाँ, जुलाई 21 जुलाई से सीधे आपको खोलेंगे, 15 सितंबर को खोलेंगे, है ना, हमको कुछ काम है, ठीक है। 21 जुलाई पढ़ा कर सीधे 15 सितंबर, इसलिए जितना पढ़ना चाहते हो 21 जुलाई तक पढ़ाएंगे, है ना। क्या हुआ, क्या ऑनलाइन भी नहीं, ऑफलाइन भी नहीं, ठीक है, सारा बैच बंद हो जाएगा 1.5 महीने में, ठीक है। और आप लोगों को मौका भी है दूसरा मास्टर पकड़ने में, नहीं तो वेट करोगे तो 15 सितंबर से मिलेंगे, ठीक है। 31 जुलाई से सारा बैच बंद हो जाएगा, कोई भी बैच ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बैच होगा, डोरमेंसी पीरियड में चल जाएगा, है ना। क्या हुआ, क्या पढ़ा दे, क्या हुआ, नहीं सुबह शाम भी नहीं लेंगे, मेरा पैर भी दर्द कर रहा है, ठीक है। 1.5 महीना बैच बंद रहेगा, आप लोग 1.5 महीना खूब पढ़िए, जितना पढ़ा है उसमें पढ़िए, बहुत आगे हम लोग 8 चैप्टर आगे, ना जी। 15 सितंबर के बाद ही मिलेंगे हम लोग, ठीक है, उस बीच में आप हाय हेलो भी करने नहीं आएंगे, है ना, और आपके पास पूरा चांस है मास्टर चेंज करने का, है ना, लेकिन आप हम पे विश्वास करते हैं, है ना जी, तो आप 15 सितंबर से आप जुड़िए, हम आपको दिसंबर में भी खत्म कर देंगे, है ना जी। नहीं विश्वास करते तो आपके पास पूरा ऑप्शन है कहीं भी जाने का, ठीक है जी, कोई भी बायोलॉजी के मास्टर पकड़ने का, ठीक है। सब ना ऑनलाइन वाले सब भी, है ना, 31 जुलाई से पहले भी बंद हो सकता है, कहीं जा नहीं रहे हैं, दरभंगे में रहेंगे, है ना जी, है ना जी, डिस्टर्ब तो लगे, आपका एग्जाम है क्या, आपका एग्जाम तो है। हाँ जी, हम बताएंगे तुम लोग को एक दिन, ऐसे ऐसे आप मिलते रहो तो एक दिन बताएंगे क्या कारण से 1.5 महीना का छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन 1.5 महीना बंद हो जाएगा, ठीक है, लगभग 31 जुलाई पढ़ाने के बाद, है ना, अगस्त पूरा नहीं पढ़ाएंगे हम आप लोग, ठीक है, ना ही सितंबर के 15 तारीख तक पढ़ाएंगे, है ना, 16 तारीख से पढ़ाएंगे जी, ठीक है, क्या उससे आगे भी कुछ दिन जा सकता है, ठीक है, कुछ दिन और आगे भी खसक सकता है, ठीक है, लेकिन इतना लंबा छुट्टी मिलेगा जरूर, है ना, सारे बैच को देंगे, सब नहीं कि कोई भी बैच को हम छोड़ कर रखेंगे, ऑल बैच आर क्लोजेस्ट फॉर मतलब कितना हो गया 45 डेज के लिए, ठीक है। इस दौरान आप लोग खुद पढ़िएगा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मजबूत कीजिएगा, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री वाले मास्टर से ज्यादा टाइम ले लीजिए, ताकि आप बाद में फिर नहीं कहेंगे हमको टाइम नहीं दिया गया, हाँ, अपना सबसे बात कीजिए कि सर आपको सिलेबस खत्म करना है, तभी सुबह वाला टाइम खाली है, या जो टाइम हम पढ़ाते तो वो सब टाइम खाली हो जाएगा, ठीक है, समझा रहा ना। चलिए रहने दीजिए, कल भी आइए, लंबा